बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, आपका दिन अच्छा गुजरेगा। और जिस तरह से हमजा में डिस्कस कर रही थी कि पढ़ाई का जज्बा जो है ना कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होता है और उसके साथ साथ खुददारी जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। एक वाक़या पेश आया, भारत की एक रियासत है, उसमें वहाँ पर एक बच्ची को पढ़ाई का बहुत ज़्यादा जज्बा था, उसमें पढ़ने का, आगे बढ़ने का। लेकिन जिस तरह से कोविड की सूरत हाल है और ऑनलाइन क्लासेस का अब ये जो दौर शुरू हुआ है, तो उसमें ये था कि वो बच्ची जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। अच्छा, स्मार्टफोन नहीं था कि वो उस पर जो है ऑनलाइन क्लासेस दे सकती, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो 11 साल की सिर्फ ये बच्ची है और ख़ुददारी इसमें इतनी ज़्यादा थी कि इसने कहा कि मैं आम जो है वो फ़रोख्त कर लूँगी, फल फ़रोख्त करूँगी और उसके फ़रोख्त करने के बाद जो पैसे आएंगे उनसे मैं अपने जो है ना मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो मैं खुद से कोशिश करूँगी और किसी भी तरह से पैसे इकट्ठे करके तुम जो स्मार्टफोन है वो ख़रीद लूँगी और फिर मैं तालीम का जो सिलसिला मेरा रुक गया उसको फिर से कंटिन्यू करूँगी। और फिर ये हुआ कि जैसे एक सहाफ़ी ने उसकी कोई स्टोरी ये देखी, उसने इसको पब्लिश किया और एक बिजनेसमैन ने उसकी स्टोरी पढ़ी, उसने उसको ख़ती रकम जिसकी उसको ज़रूरत थी ना वो उसको भिजवा दी, उसने भिजवाई। उस बच्ची ने उस रकम को लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, बिल्कुल। उसने कहा कि भाई ये मैं ऐसे रकम नहीं ले सकती, अगर ये मेरे से जो फल मैं बेच रही हूँ ये आप लोग खरीद लेंगे तो मैं मैं खैरात नहीं ले रही हूँ आपसे, मैं कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं कोई गदागर नहीं हूँ। आप अगर ये मेरी जो मैं फल बेच रही हूँ इसको खरीद लेंगे तो मैं आपसे पैसे उसके एवज ले लूँगी। क्या बात है। और फिर उस जो बिजनेसमैन था उसने 10,000 रुपए का जो एक आम है वो 10,000 रुपए के हिसाब से उसने उससे दर्जन आम लिए, 1,20,000 रुपए के दर्जन आम। और फिर 1,20,000 जो है उस तरह से उस बच्ची को मिला, उसने अपना स्मार्टफोन लिया और उसने अपनी जो है स्टडी को कंटिन्यू किया। क्या बात है। देखें ये जज्बा होता है, महज 11 साल की बच्ची। अच्छा, इसमें तो तालीम हासिल करने का एक जज्बा है ही है, तो दूसरा जो इकरा बता रही है वो खुददारी आप देखें कितनी ज़्यादा है कि एक तरफ होता है ना, हम जब बच्चों को देखते हैं इशारों के ऊपर ख़ास तौर पे, या वैसे हम देखते हैं कि बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, या हम कुछ बच्चों को देखते हैं वो पेन फ़रोख्त कर रहे होते हैं, गुब्बारे फ़रोख्त कर रहे होते हैं, तो पहला जो ख्याल जहन में आता है वो यही आता है कि जी कि ये लोग तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो इनके वालिदैन जो हैं इनको कहा है कि जी कि आपने शाम को कमा के इतने पैसे लेके आना, तो ये इसी में ही खुश हैं। लेकिन कोई दूसरी स्टोरी भी होती है, पिक्चर की जो है ना दूसरी साइड भी होती है, और वो ऐसे बच्चे होते हैं कि जो शायद अपनी तालीम जारी रखने के लिए ऐसी कोशिशें कर रहे होते हैं। और क्या बात है। और उस बिजनेसमैन की भी, आप भी वैसे इंसान बने कि आप अगर देखें कि बच्चे मुश्किल में हैं, ये पढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो उनकी मदद करें। और कई बच्चे ऐसे आपको भी मिलते हैं, पाकिस्तान में भी आपको ऐसे बच्चे मिलते हैं। खास तौर पे जो पठान बच्चे होते हैं ना, आप उनको देखते हैं, खास तौर पे जब आप उनको कहते हैं कि जी मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, वो ज़बरदस्ती आपको चीज़ देके जाते हैं। ऐसे ही है, और वो पैसे बिल्कुल भी नहीं आपसे लेते हैं, वो कहते हैं हमसे चीज़ दो तो फिर हम पैसे नहीं, वरना हमने ऐसे पैसे। आप कई दफ़ा ऐसा होता है ना, बच्चे को कहते हैं चाहे 20 रुपए लो, मुझे चीज़ नहीं चाहिए, वो ज़बरदस्ती दे के जाते हैं कि नहीं आपको लेनी तो पड़ेगी। बिल्कुल ऐसी है, खुददारी देख लेना छोटे छोटे बच्चों में भी है, और इसी तरह से जो है। लेकिन पढ़ाई का जो हमने एक फोकस है ना पढ़ाई के ऊपर उस बच्ची ने किया है, तो तमाम तर जितने भी बच्चे हम लोग देखते हैं कि सिग्नल्स पर खड़े होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मेरा ख्याल तो है कि आप लोगों को भी इनिशिएटिव लेना होगा। आम जो लोग हैं उनको देखें, और दूसरे बच्चे जिनके वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं वो इससे सबक सीखें कि वो कितने आराम से जो है तमाम सहूलतें उनके पास मौजूद है और उनको इसकी कदर नहीं है, तो इसकी कदर कीजिए। ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है। आप तो ये कह रहे हैं कि हमने ऑनलाइन एग्जाम्स देने हैं क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, ये देखें कैसे बच्चे हैं। तो अगर आप लोगों के पास ये सहूलतें मौजूद हैं तो अच्छी तरीके से उनकी कदर कीजिए और अपने वालिदैन जो आपने मेहनत कर रहे हैं ना उसका अच्छा इस्तेमाल करके अच्छा उनको सिला भी दें। कल हम बात कर रहे थे कि बच्चों को पंजाब में छुट्टियां हो गई हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट आया जब एक नोटिफिकेशन हमारे सामने आया, पता लगा जी प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, उनमें तो गर्मियों की छुट्टियाँ नहीं हो रही होंगी। ये तालीमी इदारों की अपनी सवाबदीद है, प्राइवेट स्कूल्स की ख़ास तौर पे अपनी सवाबदीद है कि वो उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं या
छुट्टियां देना चाहते हैं। ऐसे ही है। और ये जो स्कूल एजुकेशन की जानिब से फैसला किया गया है कि मौसम गर्मा की छुट्टियों का इतलाक सिर्फ सरकारी तालीमी इदारों पर ही होगा और पंजाब भर के प्राइवेट स्कूल्स को तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त होगी, जबकि निजी तालीमी इदारों की बात करें तो वो अपनी मर्जी से स्कूल बंद करने या खुले रखने का फैसला भी करेंगे। अच्छा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि पंजाब के तमाम सरकारी स्कूल जिनकी तादाद तकरीबन अगर बात की जाए तो 48,000 बनती है, उनको 1 जुलाई को बंद कर दिया गया है, यानी कि आज से वो बंद हैं और दोबारा 2 अगस्त को तालीमी सरगर्मियाँ बहाल होंगी। अच्छा, काफ़ी क्वेश्चंस भी उठ जाते हैं, इससे क्या हुआ कि गर्मियाँ क्या सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चों को लग रही हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को नहीं लग रही हैं? फिर आप क्या ये चीज़ एडमिट कर रहे हैं यहाँ पर कि सरकारी स्कूलों में इतने अच्छे इंतजामात नहीं हैं, प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा अच्छे इंतजामात हैं? और अगर आप ये चीज़ एडमिट कर रहे हैं तो फिर आपने सरकारी स्कूलों की सूरत हाल बेहतर करने के लिए कोई इकदाम क्यों नहीं उठाया? तो ये सारे सवाल हैं जो इस नोटिफिकेशन के बाद भी सामने। बिल्कुल ऐसे, और इस हवाले से जो नोटिफिकेशन बाकायदा हमजा जारी किया गया है तो उसमें पेरेंट्स जो हैं वो खासी तशवीश उनको हो रही है कि भाई सरकारी स्कूल्स में तो छुट्टियाँ दे दी गई, प्राइवेट स्कूल्स में नहीं दी गई हैं, तो टाइमिंग्स का इस हवाले से भी काफ़ी उन्होंने किया है। वो ये है किस बात को माने किस बात को ना माने, एक रोज़ पहले कुछ मुख्तलिफ चीज़ें थी, अब कुछ मुख्तलिफ हैं, हुआ कि आखिर इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सर स्कूल एसोसिएशन के सदर मियां रिज़ाउर रहमान साहब। मियां रिज़ाउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये एक ट्विस्ट आया कल, आपकी एक वीडियो वायरल हुई जिससे पता लगा कि आपकी मीटिंग हुई है सेक्रेटरी स्कूल से और उन्होंने ये कहा कि जी कि प्राइवेट स्कूल के लिए ये मामला नहीं है, ये सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए है। क्या, कहाँ से ये चीज़ इनिशिएट हुई, बातचीत कैसे हुई और ये फैसला कैसे हुआ, ज़रा हमें बताइएगा। जी, थैंक यू वेरी मच एंड वालेकुम अस्सलाम। कल हायर अथॉरिटीज़ से मेरी मीटिंग हुई रिगार्डिंग स्कूल्स ही। तो गवर्नमेंट स्कूल्स को जो बंद करने की वजह सर, एक तो उनका सिलेबस मुकम्मल हो गया हुआ है और अब उन्होंने नए सेशंस में जाना है। एक तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनका जो कि अपना वो काम मुकम्मल कर चुके थे, उनका सेशन मुकम्मल हो गया हुआ, उन्होंने आगे प्रमोट करना है अपने बच्चों को, जो कि वो अगस्त में करेंगे, वो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं। प्राइवेट स्कूल का सिनेरियो ज़रा डिफरेंट था। प्राइवेट स्कूल्स में इस वक्त एग्जाम्स हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में इस वक्त बच्चों की रेगुलर स्टडीज़ हो रही हैं, इसीलिए प्राइवेट स्कूल्स के बारे में, सर्विंग स्कूल्स के बारे में हमने कल अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट की कि बराए करम आप इनको खुला रहने दें ताकि ये लोग अपना काम करते रहें। बच्चों का पहले ही लर्निंग लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, बच्चे पहले ही बहुत पीछे चले गए हैं। तो अब हमें अगर मौका मिल रहा है तो हम बच्चों को इस टाइम को यूज़ करते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं। और इस बात को उन्होंने समझा और ये वेरी काइंड। वज़ीर तालीम से बात हुई है सर, हमारी अथॉरिटी से ही बात हुई, पंजाब हुकूमत से भी हुई, वज़ीर तालीम साहब भी, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उनके कंसेंट से सारे काम होने। उनकी बहुत मेहरबानी है, उन्होंने सारे मामलात को समझा और उन्होंने बच्चों की फेवर में वसी तर मफाद में अपने विजन का मुजाहरा करते हुए बच्चों को ये मौका दिया कि वो स्कूल आएँ और आके अपनी तालीम को जारी और सारी रखें। अच्छा, बिल्कुल। मैं पेरेंट्स के बारे में बात करना चाहती कि जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो खास से उनको तशवीश थी, कुछ स्कूल्स में ऐसे वाक़यात भी होते, गर्मी की वजह से बच्चों को बड़े मसाइल पेश आए, बच्चे बेहोश भी हो गए, जैसे गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रही हूँ। लेकिन प्राइवेट स्कूल में जिस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते, तो वो क्या आपके इस फैसले पर सेटिस्फाई है कि हम अपने भेजेंगे बच्चों को स्कूल्स में? अच्छा, एक कल फैसला जो किया गया ना वज़ीर तालीम की तरफ से, ये बड़ा अच्छा था कि जो अब आप स्कूल खोलना चाहते हैं वो खोल लें, जो नहीं खोलना चाहते वो बंद कर दें। देखें, इसमें एक बात मैं आपको यहाँ बताऊँ, जो बड़े स्कूल हैं ना, एलीट स्कूल हैं, उन्होंने बंद कर दिए हैं। उनके पास तो AC भी मौजूद हैं, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने बंद कर दिए हैं। बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो तो बंद किए। अच्छा, वो तो एसोसिएशन ये कह रही थी, मतलब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मुख्तलिफ हैं, वो तो ये कह रही थी कि जी कि अगर हुकूमत ने बंद कर दिया हम ज़बरदस्ती खोल देंगे, तो अब तो हुकूमत ने इजाज़त दे दी है। नहीं सर, ये चंद छोटी छोटी एसोसिएशन है जो इस तरह की बात करती हैं और हुकूमत की रिट को चैलेंज करने की कोशिश करती हैं। मेरा ख्याल है कि देखें, हुकूमत की रिट को ना आप अखलाकी तौर पे चैलेंज कर सकते हैं और ना शरी तौर पे कर सकते हैं। अल्लाह का हुक्म माने और रियासत की बात की पाबंद हैं हम रियासत की बात को फॉलो करेंगे। तो इसमें जो बड़े स्कूल हैं उन्होंने इसलिए बंद कर दिया कि उन्होंने ये वक्त थोड़ा सा अपना दूसरे मुल्कों में, यूरोप में जाके अपने आप को रिलैक्स करना होता है, वहाँ गुजारना होता है। जहाँ तक बात रह जाती है आम स्कूलों की, तो ये वो स्कूल हैं जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमजा, अगर आप टोटल रिजल्ट देखें ना, जो ओवरऑल आता है, चाहे वो मैट्रिक का है, चाहे वो FSC का है, तो उसमें प्राइवेट स्कूल्स का यही तबका जो मिडिल क्लास है, सारा रिजल्ट इसी तबके का होता है। और उसकी रीज़न क्या है कि ये लोग कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा करते हैं पढ़ाई के ऊपर, तो ये उसकी। अच्छा, ठीक है, आपने कहा कि सरकारी स्कूलों ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? एक्चुअली सरकारी स्कूलों ने अपना सेशन ज़रा लंबा कर लिया था। अच्छा। और प्राइवेट स्कूल ने अपना सेशन मार्च में और फरवरी में शुरू कर चुके थे। अच्छा। वो नया सेशन शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये एक रीज़न है, ये एक लॉजिकल बात थी कि उन लोगों का सेशन चूँकि गवर्नमेंट ने खुद उसको आगे कर दिया और हमारा सेशन अपने टाइम पे जनवरी में कुछ स्कूल होते हैं, कुछ फेब में एग्जाम्स ले लेते हैं, कुछ मार्च में ले लेते हैं, तो हमारा सेशन उस वक्त कंप्लीट हो गया था।
अच्छा, ये जो गर्मियों के आप लोगों ने अब ये सेशन स्टार्ट किए, दोबारा से स्कूल्स किए, आप लोगों ने नहीं बंद करे, छुट्टियां नहीं दे रहे हैं, तो टाइमिंग्स आप लोगों ने वही रखी हैं, अपनी अर्ली टाइमिंग्स जो आप लोगों ने पहले डिसाइड की जी थी? बिल्कुल इकरा, आपने जैसे पहले भी प्रोग्राम में भी डिसाइड हुआ कि हम टाइम अपना शॉर्ट करेंगे। कल दोबारा हमने एक सर्कुलर जारी किया कि आप कोशिश करें कि 9 बजे तक बच्चों को घरों में भिजवा दें। तो सुबह अगर बच्चे 6:30 भी स्कूल आ जाते हैं, 7 बजे भी आ जाते हैं, बच्चों का बेसिकली टीचर के साथ कुछ वक्त गुजारना ज़रूरी है। 2 घंटे भी वो अगर स्कूल आ जाएं और 4 सब्जेक्ट को भी पढ़ा लिया जाए तो ये एक रीज़नेबल नॉलेज होगा जो ट्रांसफ़र किया जा सकता होगा। और उसको अगर आउटपुट नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद वो हमें दे देते हैं और वो भी उतनी ही रीज़नेबल दे दें, तो मेरा ख्याल है वो कॉन्टीन्यूटी का जो तसलसल है वो बरकरार रहेगा और बच्चों की एजुकेशन का रिकवरी होती जाएगी। एक्चुअली ये गुजारिश क्यों की गई वज़ीर तालीम से कि आप स्कूल खुले रहने दें कि बच्चे अब इस वक्त रिकवरी मोड में आ गए हैं। आप तमाम शोबों के ऊपर बहुत कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं और चाह रहे हैं रिकवरी हो जाए, तो एजुकेशन भी वही शोबा है। तो वज़ीर तालीम साहब ने ये बात को समझा और उन्होंने बिल्कुल कहा कि बच्चों को रिकवरी के लिए जो बेस्ट पॉसिबल हो सकेगा मैं करूँगा। ठीक है, और जब आपको ये इख्तियार दे दिया गया प्राइवेट स्कूल्स को कि आपने फैसला करना है कि हमने बच्चों को बुलाना है या बच्चों को छुट्टियां देनी है, इसका मतलब है कि जिम्मेदारी भी प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर सारी डाल दी गई है कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि जैसे भी हालात होते हैं, तो ऐसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आमतौर पर तो तासुर यही है कि प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वो बड़े बेहतर इंतजाम होते हैं, लेकिन सारे प्राइवेट स्कूल्स के इंतजाम एक जैसे नहीं होते हैं। कोई बॉडी होगी जो ये फैसला करेगी कि फलाना स्कूल खुलेगा और फलाना बंद रहेगा? देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है और बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, हर उस स्कूल ओनर की जिम्मेदारी है जो अपने बच्चों को स्कूल में बुला रहा है। उसकी सेहत का ख्याल रखना, गर्मी से बचाना, उसको हर तरह के अच्छा और इजी एटमॉस्फेयर देना उसकी ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल होगा। तो तमाम आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम स्कूल ओनर्स को भी हम ये गुजारिश करते हैं कि बहुत सेंसिटिव हो जाएं। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें इनको। ये इस कौम के बच्चे हैं, इनके बेस्ट सेहत करने के लिए, इनकी हर चीज़ को बेहतरीन करने के लिए हमें अपनी पूरी कोशिशों को बुरेकार लाना होगा। अच्छा, तालीमी साल के हवाले से हम बात करें, आप क्या समझते हैं कि जो तालीम का नुकसान हो रहा था उसका कुछ इजाला हो सकेगा? ये जो वज़ीर तालीम पंजाब की जानिब से फ़ैसला किया गया, पहले तो इन्होंने ही कहा कि जी छुट्टियां हम ज़्यादा देंगे, पंजाब ही ज़्यादा छुट्टियां दे रहा है, बाकी ज़्यादा छुट्टियां नहीं दे रहे थे। सिंध ने तो बिल्कुल ही इनकार कर दिया कि अभी हम ये फ़ैसला नहीं करेंगे। तो ये एक छोटी सी किस्म का यूटर्न नहीं है, आप देखते? एक्चुअली देखिए, बाज़-औक़ात ना आपके जो दोस्त होते हैं कोई आपको ऐसा मशवरा दे देते हैं जो बाज़-औक़ात वो उस हालात के मुताबिक एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा। आपका एडवाइज़र भी कोई आपको ऐसा मशवरा दे सकता है जो बाज़-औक़ात थोड़ा सा उस हालात के मुताबिक नहीं है। तो ये ज़रूर हुआ कि उनका मशवरा जिसने भी उनको दिया वो हालात को कंप्लाइंस नहीं करता था। तो दोबारा जब रिक्वेस्ट की गई, बात तो ये है कि जब उनको बताया जाए कि सर ये प्रॉब्लम है और आपके इस फैसले की वजह से ये फ़ायदा हो सकता है और वो इस बात को कंसिडर करें कि बच्चों की खातिर और अगर बच्चों का फ़ायदा होता है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक बहुत बड़े दिल की बात है और बड़ा अच्छा जेस्चर दिया उन्होंने, बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया एजुकेशन के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये जेस्चर जो है उनका अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। अच्छा, चलें बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए ज़रा ये बता दें, अब चूँकि आप लोगों का इख्तियार है कि छुट्टियाँ होंगी गर्मियों की या नहीं होंगी, तो कोई बच्चों को 1 हफ़्ता 10 दिन आप लोग को फैसला कर रहे हैं कि चलो फिर भी छुट्टियाँ दे दी जाएँ? देखें, ईद की छुट्टियों के बारे में जैसे NCOC ने एक नोटिफिकेशन भी जारी की है और वफाक ने भी की है कि 18 से छुट्टियां हो जानी चाहिए। बड़ा वाइस डिसीजन, वेरी वाइस डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन है। 18 से लेके अगर 1 अगस्त तक भी छुट्टियां रहती हैं और 2 अगस्त से दोबारा स्टार्ट कर लिया जाता है, तो ये बहुत वो एरिया जहाँ पे ऑलरेडी हमारी छुट्टियां ज़्यादातर मौजूद थी, तो उसी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं हम, वो यूटिलाइज़ करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, उनको थोड़ा सा तवील कर दिया जाए तो बच्चों का भी शौक पूरा हो जाएगा कि हमें गर्मियों की, क्योंकि आदत है ना गर्मियों की छुट्टियां होने की, तो वो भी हो जाएगा। और ये भी बहुत शुक्रिया मियां रिज़वानुर रहमान साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप हिस्सा बने और फैसला किया गया, बड़ा अहम और बड़ा दिलेर फैसला है। बच्चों की दिली जो ख्वाहिश थी ना वो भी पूछ लिए, चले बच्चों की छुट्टियां भी हो जाएंगी। अच्छा, बच्चों का इंटरेस्ट तो वैसे इसी में ही होता है ना कि छुट्टियां होती रहें, लेकिन बच्चों को क्योंकि पता नहीं होता कि क्या मसाइल हैं, इसके नुकसानात क्या होंगे। लेकिन एक फ़ैसला सामने आया, प्राइवेट स्कूल खुद से ये फैसले कर रहे हैं कि वो स्कूलों को खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। आज तो वैसे स्कूल लगे हुए, अगर हम बेशतर प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो यकीनन हमजा ये तो एक अच्छी बात है कि कंटिन्यूटी रहे पढ़ाई में भी, उसको भी कंटिन्यू रखना चाहिए। खैर, हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंजाब हुकूमत के नए माली साल का आगाज़ होते ही 100% फंड्स जो हैं वो जारी करने का ऐलान किया गया, जबकि नए साल का आगाज़ होते ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर 214 अरब रुपए का तरक्याती फंड भी जारी होगा। अच्छा, पंजाब हुकूमत 560 अरब रुपए के मेगा तरक्याती बजट को नए साल में 90% मुकम्मल खर्च करने का हदफ मुकर्रर कर रही है, जिसके लिए जुलाई के पहले हफ्ते में जारी मनसूबों पर 100% फंड जारी हो जाएंगे। और नए माली साल का कहा जा रहा है कि आगाज़ होते ही 2263 जो है वो जारी मनसूबों पर 2
खरब 14 अरब रुपए के फंड्स जारी किए जाएंगे, जिसमें शहर लाहौर में जारी छोटे बड़े मंसूबे जो हैं उन पर भी 100% फंड का इजरा होगा। और जबकि ज़रा ये भी बताते हैं कि इन मंसूबों में शाहकाम फ्लाईओवर, गुलाब देवी अंडरपास और शेरावाला गेट को 100% फंड मिलेगा। हाँ जी, जबकि गंगाराम में हम देखें कि जच्चा बच्चा अस्पताल, स्कूलों की अपग्रेडेशन और इस हवाले से जो दीगर मंसूबे हैं उस पर भी 100% बजट जो है वो जारी होगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात कर लेंगे। तर्जुमान पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मुसर्रत साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पंजाब हुकूमत माली साल का आगाज़ होते ही तरक्याती कामों के लिए ख़जाने के मुँह खोल रही है। क्या ये हम समझें कि तरक्याती बजट जो है वो मुकम्मल इस्तेमाल भी किया जाएगा और आवाम को फ़ायदा भी होगा? जो आवाम 3 साल से इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार अब ख़त्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। बहुत शुक्रिया, आप लोग हमेशा गवर्नमेंट का मौक़िफ़ लेते हैं हमारी जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं उनके लिए भी, और जहाँ पे क्लैरिटी ज़रूरी हो आवाम को उनके लिए भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कहीं किसी के ऊपर भी खजाने के या बोरियों के मुंह नहीं खोले। अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें, अगर हम MPs MNS की बात करें तो हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे, हम उतने ही गरीब हैं जितने पहले थे। अगर मैं अपने MPs MNS की बात करूं, और कोई किक बैक्स और कोई इस तरह की डेवलपमेंट फंड्स के अंदर से हमें अलाउ नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ के लिए हम जितना फख्र करें अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उतना ही कम है। अब हम बात कर लेंगे कि ये डिसीजन मेकिंग हुई क्या है। इम्पोर्टेंट चीज़ हमदा जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि लास्ट ऑलमोस्ट 2 ईयर से वी आर फेसिंग द क्राइसिस ऑफ कोविड, और हेल्थ इमरजेंसी की वजह से डेवलपमेंट सेक्टर उस तरह से जितना हम चाहते थे कि लोगों को काम होते हुए नजर आए, उसमें हल्की सी सुस्ती जरूर रही। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि हमने फंड्स को होल्ड किया हुआ था। इसकी वजह कोविड थी, और कोविड की वजह से ये पूरी दुनिया में हुआ कि खुदा न खास्ता वर्स्ट सिनेरियोज के अंदर हमें कोई फंड्स की वजह से खुदा न खास्ता लोगों की जानों से हाथ ना धोने पड़े। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि अब हम एक तो प्राइम मिनिस्टर की जो वाज़ेह इंस्ट्रक्शन हैं वो ये है अपने CM को कि अब अवाम को किसी भी किस्म के डिले के साथ जो मंसूबे हैं उनको अपने टाइम लिमिट के अंदर हमने पाया तकलीफ तक पहुंचाना है। अब जब स्पीडी वर्क होता है तो उसको ये कह देना कि बोरियों के मुंह खोल दिए गए। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। हमसे जो पार्लियामेंटेरियन पे सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी ली जाती है। जो जिसकी कंस्टिट्यूएंसी है वो वोट लेके आया है, अवाम की, पब्लिक की पल्स, उसको पता है कि लोगों को पहले क्या चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि हम हेल्थ, एजुकेशन, साफ पानी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, वो तो हमारी प्रायोरिटी खुद से है। लेकिन अगर कोई पार्लियामेंटेरियन ये कहता है कि मेरे हल्के में स्कूल ना दो, मुझे सड़क दे दो, तो ये उससे मशवरे की हमें जरूरत नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट की चीजें, स्कीम्स हैं, वो हमेशा राइट होता है। वो बंदा अपने अवाम का मैंडेट लेके आया हुआ कि पहले उन्हें कौन सी सड़क चाहिए। वो वजह ये कि उसकी पल्स आ रही होती है, फील आ रही होती है कि अवाम को पहले ये काम डेवलपमेंट सेक्टर में। अच्छा मुसर्रत साहिबा, जिस तरह से डेवलपमेंट की बात करिए तो जो तरक्याती कामों में आप ज्यादातर जो बजट है वो किस में मंसूबे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में या सोशल डेवलपमेंट में? जैसे हम बात करते हैं स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स की। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, जो हुकूमत पंजाब का जो है ना, हुकूमत पंजाब इंसानी तरक्की के जितने भी इशारे हैं उनको बेहतर करने के ऊपर हम पुरअज़म हैं। यही वजह है कि समाजी शोबे के लिए बजट का जो सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि 37% हमने मुख्तस किया है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए की तामीर के लिए हमने कोई 26% रखा है। तो इससे आप खुद आगे अंदाजा लगा सकती हैं। फिर अगर हम देखें कि बालिहाज शोबा तरक्याती बजट की तकसीम कुछ इस तरह से हमने की है कि समाजी शोबे के लिए 205.49 अरब रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए 145। तो वेलफेयर सेक्टर वो हमेशा ही प्राइम मिनिस्टर के दिल के करीब है, और हमारा तो पूरी 25 साल स्ट्रगल इस पे रही कि पहले लोगों को जो समाजी शोबे हैं उनको ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर हम ज्यादा फोकस करे हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंतहाई जरूरी होता है, तो इसलिए उसमें भी हमने कोई कमी कोताही नहीं रखी। तो अगर हम उसमें अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहें तो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि देखें, जो तालीम है उससे बहुत सारे बच्चे हमारे महरूम थे। तो उनको रास्ता करने के लिए हमने तरजीही बुनियादों पर इंसाफ आफ्टरनून स्कूल का भी आगाज हम करने जा रहे हैं, जिसके लिए तरक्याती बजट में हमने कोई 6.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इस प्रोग्राम के जरिए
बतौर तदरीसी ज़ुबान उर्दू को भी तदरीज दी जाएगी और पंजाब के मुख्तलिफ अजला बशमूल जनूबी पंजाब 19 यूनिवर्सिटियों का क्या अमल में लाया जा रहा है, जिसके लिए 1.54 अरब रुपए हमने मुख्तस किए हैं। फिर अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के अंदर हमारे प्रायोरिटी यूं कहें कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसी भी घर के अंदर, किसी फैमिली के अंदर एक अगर क्रॉनिक डिजीज का पेशेंट आता है और उसकी पूरी लोगों की जो उसको क्या बजट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, लोगों की एसेट्स तक पिट जाते हैं। तो उसके लिए भी हमने अगर देखें कि जो सबसे हमारा मेन चीज जो पाकिस्तान का मेन इशू है वो खानदानी मनसूबाबंदी है कि हम कुछ करोड़ लोगों की प्लानिंग करते हैं और पता चलता है कि अगले बजट में उसमें माशाल्लाह इतना इजाफा हो गया, तो वो तो अनलिमिटेड तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है मुसर साहबा, एक और अहम चीज़ है वो क्लियर कर दीजिएगा कि जब भी तरक्याती मंसूबों की हम बात कर रहे होते हैं ना, तो उसमें प्लानिंग का फुकदान बहुत ज़्यादा देखा जाता है। हमने गुज़श्ता हुकूमत में भी ये देखा, अभी क्योंकि शाकाम फ्लाईओवर के लिए बजट मुख्तस कर दिया गया है तो उस हवाले से बात कर लेते हैं। रोजनामा 92 न्यूज़ ने आज ये रिपोर्ट किया है कि शाकाम फ्लाईओवर को 15 से 20 रोज हो गए, उसको बंद तो कर दिया गया, लेकिन जो अल्टरनेट रूट था उसके लिए काम ही नहीं किया गया। अब उसका टेंडर 8 जुलाई को खुलेगा, 15 रोज पहले से उसको बंद कर दिया गया, अल्टरनेट रूट पर काम नहीं किया गया, 8 जुलाई को टेंडर खुलेगा, उसको बनने में 20 दिन मजीद लग जाएंगे। तो ये जो फुकदान है इससे कीमत मतलब कि लागत भी बढ़ जाती है और फिर हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठते हैं। इसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट? देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। ये अगर हम माजी में कहें तो ये तो इंतहाई फुकदान रहता था कि डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन थी वो इतनी पुअर थी कि रोड वालों ने जिन्होंने ठेका लिया हुआ था रोड का, उन्होंने सड़क बना दी, 2 दिन बाद वो पाइप वालों ने आके उसको फाड़ दिया। हर वक्त हो रहा होता था और उसके पीछे लोग अनफॉर्चुनेटली ये लोग खुद इन्वॉल्व होते थे, बिकॉज ठेके पैसे और देखे ना कि अगर उनको पता है कि 2 माह बाद रोड में डूब जाना है तो जिसने उनसे पैसे खाए हुए हैं वो कहता था चाहे आप जाकर खाली रेत डाल दो, समझ आई? तो ये सारा इट वाज सोर्स ऑफ करप्शन। हम लोग इस तरह की आपको पीटीआई की गवर्नमेंट में किसी जगह पे भी ये चीज होती हुई नजर नहीं आएगी। हाँ, ये बात आपका बड़ा अहम इशू है कि कोऑर्डिनेशन इसमें भी हम बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन आप याद रखें कि हम अवेलेबल ब्यूरोक्रेसी के साथ काम कर रहे हैं, जिनको ये आदतें पड़ी हुई हैं इस तरह की चीजों की, लेकिन हम इसमें एफिशिएंसी की तरफ अब जा रहे हैं। अब भी अगर हम अपने माजी के 3 साल देखें और आज देखें तो वी कैन फील द डिफरेंस हमने क्रिएट जरूर किया है, लेकिन अब तो दमार कभी भी नहीं है, 100% नहीं है, हम उसकी तरफ जा जरूर है। बिल्कुल ठीक है मुसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात की थी, उनका मौक़िफ़ जो है वो आपने जाना है। कल एक और मामला हुआ है, वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की मंजूरी दी है। बिल्कुल, ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ तो दी गई थी, ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की मंजूरी दी है। हाँ जी, और वज़ीर आज़म ने डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत की बात की जाए तो 1 रुपया 44 पैसे इजाफे की मंजूरी दी है। वाज़ेह रहे कि 15 जून को भी पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 13 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 3 पैसे इजाफा किया गया। तो और हम देखते हैं जब पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही होती हैं तो फिर महंगाई आती है और लोग खुद साख्ता जो है कीमतें बढ़ाना भी शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही हुआ कल भी कि आप अगर गए हो तो पेट्रोल पंप्स ने पहले ही जो है पेट्रोल देना ज़रा बंद कर दिया था। तो रिवायत है ना, जब भी सस्ता होता तो फिर वो शॉर्टेज हो रही थी, जब महंगा होने लगता तो वो पहले बंद करते हैं, बाद में जब उसकी डेट आती तो जी तब वो क्योंकि उनको जो है वो मुनाफा मजीद जो है वो कमा सकें और इस तरह हो। लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उस हवाले से वो भी हमने जानने की कोशिश की, आपको वो सुनाते हैं। पेट्रोल की कीमतें बार बार बढ़ाने से यानी कि मईशत मुकम्मल तबाह हो रही है। ये 3 रुपये पेट्रोल का इजाफा हो चाहे 1 रुपया हो, इसके असरात जो है अपना ट्रांसपोर्ट से लेकर खाने पीने की अशिया हर चीज़ पर जो है इसके असरात आते हैं। हम इसको मुस्तरद करते हैं क्योंकि सिर्फ पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, इससे खाने वाला ऑयल की कीमतें बढ़ जाएंगी, अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ जाएंगी। जो गरीब पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है वो और पिस जाएगा। क्योंकि पेट्रोल बढ़ता तो हर चीज़ बढ़ जाती है, क्योंकि हर चीज़ पेट्रोल पे ही आती है, गाड़ी, ट्रांसपोर्ट, जो भी हमारा खाने पीने का सामान, एवरीथिंग, सब चीज़ उसमें आ जाती है। अब मकसद गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, कोविड किया था पहले ही मुल्क के हालात आप देख रहे हैं कैसे, और महंगाई बढ़ती जा रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे मुल्क को चलेगा। अब यही हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट हुकूमत को सोचना चाहिए कि थोड़ा ख्याल करें, इतना पैसे ना बढ़ाएं पेट्रोल पे। अब महंगाई इतनी हो चुकी है और पेट्रोल पे भी पैसे बढ़ जाएंगे तो आवाम कहाँ जाएगी। जब पेट्रोल के पैसे बढ़ते तो ट्रांसपोर्ट वाले अपने पैसे बढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पेट्रोल के कीमतों को नीचे लेके आए और कोशिश करें महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सबसे पहले ट्रांसपोर्ट महंगी होती है और ट्रांसपोर्ट जब महंगी होती है तो हर चीज़ महंगी होती है।
जी, तो ये अवामी रद्द-ए-अमल है जो आपने देख लिया है, और ऑपोजिशन ये कह रही है कि ये नए माली साल का तोहफा दिया गवर्नमेंट ने आवाम को। लेकिन हमजा पता नहीं है पेट्रोल की प्राइसेस को ब्रेक लगता है कि नहीं, लेकिन सबसे बड़े पाकिस्तान में वक्त हुआ है ब्रेक का, मत जाइएगा, देखते रहिए सबसे बड़े पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की, जिन्होंने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए एक बार फिर अमेरिका पर वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान अमन में दोस्त बनेगा, जंग में नहीं। हाँ जी, वज़ीर आज़म ने कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान में गैरत देता है, और गैरत के बगैर ना कोई इंसान कोई काम करता है और ना ही कोई मुल्क उठता है। उन्होंने कहा कि जब वो अपोजिशन में थे और पीपल्स पार्टी भी उनके साथ बैठी हुई थी, तो ये फैसला किया गया था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका की जंग का हिस्सा बन रहा है। अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तानी होते हुए इमरान खान को सबसे ज़्यादा ज़िल्लत उस वक्त महसूस हुई थी। और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि फ़ैसला किया गया था कि अमेरिका बड़ा नाराज़ है, इसके लिए ज़ख्मी रीछ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि कहीं भी हाथ मार देगा, लिहाजा हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन हमने उसके बाद जो किया, क्या कौम किसी और की जंग में शिरकत करके अपने 70,000 लोगों की कुर्बानी देती है? वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर हुकूमत ही अपने लोगों की हिफाजत नहीं करती तो उनकी हिफाजत कौन करेगा? जी, बहुत ही क्लियर मैसेज था वज़ीर आज़म का। उन्होंने कहा, जब मैं कहता था कि अफ़गानिस्तान का कोई फ़ौजी हल नहीं है, तो तालिबान का हामी कहा गया, तालिबान खान कहा गया, वो हमारी तारीख़ का स्याह तरीन दौर था। हमें मालूम ही नहीं था कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका हमारा दोस्त है। तो कभी सुना है आप लोगों ने कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो और वो आपका इत्तेहादी है और ड्रोन हमले कर रहा हो, और उन हमलों में जो लोग मरते थे उनके घर वाले जाकर पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान से बदला लेते थे? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इस तरह दोनों तरफ तो पाकिस्तानी ही मर रहे थे। अपनी बात जारी रखते हुए मजीद उन्होंने ये भी कहा, वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि 30 साल से लंदन में हमारा एक दहशतगर्द बैठा हुआ है, हम उसे ड्रोन मारेंगे तो क्या बरतानिया इजाज़त देगा? अगर हम लंदन में ड्रोन हमला करते हैं तो इसकी इजाज़त दी जाएगी, वो इजाज़त नहीं देंगे तो हमने इजाज़त क्यों दी? हाँ जी, वज़ीर आज़म ने क्या कहा इस हवाले से ड्रोन के मामले के ऊपर ख़ास तौर पे? आपको वो सुनाता है। मेरी तरह का आदमी जो कहता गया कि ये गलत हो रहा है, मुझे तालिबान खान बना दिया। वो मैं जब कहता था अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, जनाब ये प्रो तालिबान है। मुझे से कोई पूछे, सबसे स्याह वक्त था, हमें पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। अमेरिका हमारा दोस्त है? कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो? कहीं दुनिया में ये सुना है कि आपके मुल्क में ड्रोन अटैक्स कर रहे हो? आपका एलाय है। हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? तो अगर वो नहीं इजाजत देंगे, जिल्लत देखें क्या है कि पहले उनको इजाजत दे रहे हैं और इतना हौसला नहीं है कि पब्लिक को कहे कि हमने इजाजत दी हुई है, मुजम्मत कर रहे हैं जी उनकी। तो स्पीकर साहब, इससे हमने एक सबक सीखा, कभी इस कौम ने किसी के लिए किसी खौफ से हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अब जब वो जा रहे हैं तो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी किसी तरह आप उनको टेबल पे ले आओ। हमारे पास क्या लीवरेज है उनको टेबल पे ना, सिवाय कि उनके कोई खानदान यहाँ बसे हुए हैं। पाकिस्तान तो सिर्फ उनको कह सकता है ना कि मिलिट्री सोल्यूशन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां सिविल वॉर लंबी हो जाएगी तालिबान को, और सिविल वॉर लंबी होगी, अफगानिस्तान की भी तबाही है और पाकिस्तान उसके बाद वो मुल्क है जिसको नुकसान होगा। तो हम तो चाहते। अच्छा, कश्मीर के हवाले से भी वज़ीर आज़म साहब ने बात की है। उन्होंने कहा कि आज इस प्लेटफॉर्म से अपनी पूरी कौम की तरफ से कश्मीरियों के जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। जब तक भारत 5 अगस्त का इक़दाम वापस नहीं लेगा, हम उनसे सिफारती ताल्लुकात बहाल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा वो आपको सुना। 80 लाख के ऊपर 8 लाख हिंदुस्तान की फौज बैठा दी ऊपर जाके, पैलेट गन्स का इस्तेमाल, लोगों को उठा लेना, ऐसा ट्रीट करना है जैसे जब से ये बीजेपी की हुकूमत आई है, ये जो आरएसएस का एजेंडा है, उनको हर किस्म की तकलीफ में था। लेकिन 5 अगस्त के बाद जुल्म की इंतहा हो गई। दिलेर कश्मीरियों, उनकी खास तौर पर ख्वातीन जिस तरह वो खड़ी होती हैं, जिस तरह वो बाहर जाती हैं, डेमोस्ट्रेट करती हैं, उनके जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। किसी किस्म की जब तक हम हिंदुस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहाल नहीं होगी, जब तक जो 5 अगस्त के उन्होंने जो कदम उठाए वो वापस नहीं लेंगे, तब तक
इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नईम खालिद साहब, जिस तरह से हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कल कौमी असम्बली में तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद तकरीर की गई है, कितने पुरएतमाद नज़र आए और जिस तरह से उन्होंने अमरीका को वाज़े 2 टोक जो है पैगाम दिया कि हम लोग जो है डू मोर का जवाब उन्होंने नो मोर से दिया है, तो आप इस पैगाम को किस तरह से देखते हैं? जी, पहले तो मेरा ख्याल है कि एतमाद में तो कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव थी और फोर्थ राइट थी। आप ये देखिए कि जो कुछ उन्होंने कहा वो इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने आवाम के जो जज्बात हैं उनकी इक्कासी करते हुए और लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लिहाज से जो कुछ उन्होंने कहा वो दुरुस्त था और बिल्कुल सही समत में वो देख रहे थे और सही समत अपनी कौम को बता रहे थे और अपने फैसले जो है ना वो बता रहे थे। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा खुशी का मुकाम एटलीस्ट हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई नहीं हो सकता कि एटलीस्ट जो कौम सोचती है, जो मंतिक का तकाजा है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं, जो सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है, उसके मुताबिक उन्होंने जो कुछ भी कहा वो ऐसे ही था, मैं समझता हूँ। ठीक है जन साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम अमेरिका के अमन के मामले पे तो दोस्त हैं, उसका साथ देंगे, लेकिन जंग जब हो रही होगी, जंग के मामले पे हम उसके साथ नहीं हैं, उसका साथ नहीं दे रहे होंगे, तो ये अमेरिका को कितना वाज़ेह पैगाम है सर? मेरा ख्याल है बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि अमेरिका यहाँ से चला तो गया है अफगानिस्तान से, तकरीबन उसकी फौज निकल गई है, थोड़े बहुत ही रह गए हैं, लेकिन उसका मन यहाँ से जाने को नहीं चाह रहा। क्या वो यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस कायम रखना चाहता है किसी न किसी तरीके से, उसकी वजूहात हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि चाइना का असर और रसूख इस इलाके में बढ़े या रशिया आगे आए और गर्म पानियों तक चला जाए ईरान और पाकिस्तान के थ्रू, या हमारा CPEC कामयाब हो, या ईरान से उसकी नज़रें हटें, या हमारे जो एटमी असासे हैं उनसे वो दूर हो जाए। तो उसके बहुत सारे इंटरेस्ट हैं इधर और वो इन पर इस इलाके से दूर नहीं जाना चाह रहा था, ये तो बामरे मजबूरी वो जा रहा है। जी जी। तो मेरा ख्याल है ये पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर तो आप इस इलाके में अमन रखना चाहते हैं फिर तो हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे टर्मोइल पैदा करना चाहते हैं, एक ऐसी सूरत हाल रखना चाहते हैं जो जंगी नौयत की हो और यहाँ पर अमन ना हो, तो उसमें तो हम साथ नहीं देंगे। मेरा ख्याल बड़ा वाज़ेह, क्योंकि हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, इस इलाके में अमन का मतलब है पाकिस्तान में अमन। तो मेरा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त पैगाम है और बिल्कुल एक्यूरेट है। जी। अच्छा, जिस तरह से नईम खालिद साहब वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया गया ड्रोन हमलों को लेकर भी, तो क्या हमें ऐसे बयानात के नताइज भुगतना तो नहीं पड़ेंगे इन फ्यूचर? जी, क्यों नहीं भुगतना पड़ेंगे, और मैं उनको लिस्ट कर देता हूँ, लेकिन इसके मुकाबले में जो इंटरेस्ट हमने अपने प्रिजर्व किए हैं या जिनका दिफा किया है, मैं उसकी लिस्ट भी आपको दे देता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए, मुवाजना कर सके हमने खोया क्या है, क्या खोएंगे, किस इलाके में खोएंगे। FATF, IMF, वर्ल्ड बैंक में भी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की तरफ से कोई दबाव आए, ये जो हमले आजकल हो रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से, इनमें थोड़ी तेज़ी आएगी, लेकिन ये टेम्परेरी होगा। एक्सक्यूज मी, जो ही कोई ऐसी हुकूमत आएगी जिसका रिट कायम हो जाएगी, फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जो एक रिफ्ट पैदा की जा रही है गवर्नमेंट में, अवाम में और आर्म फोर्सेस में, इसमें और बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि ये उनकी परसेप्शन मैनेजमेंट सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका की, जो वो इस्तेमाल करेगा। तो ये तो वो मसाइल हैं जिनका हमें भुगतना पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म होंगे, हम इसमें से गुजर जाएंगे। लॉन्ग टर्म हमारे इंटरेस्ट जो हम अचीव करेंगे, CPEC, जी, चीन के साथ गहरी दोस्ती, रूस के करीब आना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात, हमारी मईशत, अफगानिस्तान में अमन, ये वो चीज़ें जो हम अचीव करेंगे इस पॉलिसी के तहत। तो मेरा ख्याल है कुछ खोएंगे, कुछ अचीव करेंगे, लेकिन जो अचीव करेंगे वो दूररस भी है और बहुत बड़ा भी है और बहुत ज़्यादा भी है। ठीक है जन साहब, एक और मसला है कि हम पाकिस्तानी बहैसियत कौम ये सोच चुके हैं कि जो अमेरिका कहे उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि जब हम अमेरिका की नहीं मानते हैं तो बड़े नुकसानात हो जाते हैं। बहैसियत कौम हम ये चीज़ शायद एक्सेप्ट कर चुके हैं, या फिर कहीं पर हम यही सोचते हैं, अगर सोए हुए भी हो ना हम, तो हमारा दिमाग यही चल रहा होता है अच्छा अमेरिका ने डिमांड की ये तो पूरी हो जाएगी। खारजा पॉलिसी पर किसी वज़ीर आज़म ने एक अरसे बाद बोल्ड स्टैंड लिया है, तो ये जो लोगों के जहन में है कि पता नहीं वज़ीर आज़म ने क्या बात कर दी, उस हवाले से बताइएगा कि इस पर प्रॉपर एक काम किया जाता है और पूरी एक पॉलिसी तैयार की जाती है और उसके बाद क्यों फैसला किया जाता है और वज़ीर आज़म इतना बोल्ड स्टांस ले रहा होता है? जी, ऐसे ही हुआ होगा, मतलब मैं नहीं समझता कि ये कोई नी जर्क रिएक्शन है। आपको पता है इससे पहले मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई हैं, ISI में मीटिंग्स हुई हैं और आपस में अभी आज आपको पता है कि
एक इन कैमरा हो रही है जी, जहाँ पर आर्म फोर्सेस पूरी ब्रीफिंग देंगे और वहाँ पर चूंकि तमाम पार्टीज मौजूद होंगी तो वो सवाल भी पूछ सकते हैं, वो ये सारे सवाल पूछ सकते हैं जो आप पूछ रहे हैं कि भी हमें फ़ायदा नुकसान। ब्रीफिंग में भी ये बताया जाएगा कि जी वो पहली बात तो ये ब्रीफिंग में क्लियर करनी चाहिए कि क्या अमेरिका ने मांगे हैं, वो तो लगता है कि क्या मांगा है और हम क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। मेरा ख्याल ये सारी चीजों पे पहले बात हो चुकी है और आज मजीद जब पार्लियामेंट्री हेड्स जब इकट्ठे होंगे उसमें ये जो बात होगी उसके बाद ये पॉलिसी जो है इसका बिल्कुल दो टोक ऐलान तो हो गया है लेकिन इसको इन राइटिंग मेरा ख्याल दे दिया जाएगा। उसके बाद ये पाकिस्तान की पक्का फॉरेन पॉलिसी का एक कॉर्नर बन जाएगा। अच्छा नईम खालिद साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तकरीर की तो बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं और वज़ीर-ए-आज़म की कारकर्दगी को सराहा भी जा रहा है और लफाजी जो अगर देखें उनकी कारकर्दगी तो क्या लफाजी जो है वो तर्जुमानी करी और क्या अवाम इसके बाद सेटिस्फाई होंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस तकरीर के बाद? देखिए जी, अवाम तो जिस चीज़ से सेटिस्फाई होते हैं वो चीज़ें तो अभी इतनी सामने नहीं आई हैं। बात यह है कि दो तीन चीज़ें बहुत बुनियादी हैं, बहुत ही बुनियादी हैं। सबसे पहली है इंसाफ और ये पार्टी का नाम भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंसाफ में जो मुलव्वस है हमारे इंस्टीट्यूशंस उनमें पुलिस है, उनमें FIA है, उनमें नैब है, उनमें हमारी अदालतें हैं और जो लोअर अदालतें हैं वो भी शामिल हैं। ये जितनी चीज़ों का मैंने नाम लिया इसमें तो मेरी बहन बुरा हाल है और अगर मैं ये कहूँ कि इससे बुरा हो नहीं सकता तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। उसके अलावा अवाम महंगाई और चीज़ों की अवेलेबिलिटी की बात है तो मेरा ख्याल है कि जहाँ तक महंगाई और चीज़ों की अवेलेबिलिटी है वो तो अभी किसी हद तक ठीक है, अवाम के बर्दाश्त में है। लेकिन ये जो है जिसकी मर्जी बेइज्जती कर दो, जिसको मर्जी पकड़ लो, जिसके खिलाफ फैसला कर दो, आपने 5 मरले का एक मुकदमा लड़ना है तो सारी उम्र लड़ते रहो। आप दादी शुरू करेगी मुकदमा तो पोते को भी जमीन नहीं जाके मिलेगी। जो मौरूसी जमीन है जो बहनों का हक बनता है बजाय इसके कि 5 दिन में बांट हो जाए, 50 साल गुजर जाते हैं बहनों को हक नहीं मिलता। तो मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे नाजरीन, बहुत कुछ करने को है लेकिन ये है कि अल्लाह करे कि इमरान खान साहब को वक्त भी मिल जाए। काफ़ी वक्त गुजर भी चुका है, अभी तक इंस्टीट्यूशन में जो रिफॉर्म्स चाहिए, बुनियादी रिफॉर्म्स, वो सामने नहीं आई हैं। अल्लाह करे कि इस तरफ भी उनकी तवज्जो मबजूल हो जी। फरमा दीजिएगा यहाँ पर कि अब हम अमेरिका के साथ जो है ताल्लुकात शायद ख़त्म करते जा रहे हैं या अमेरिका से चलें दूर होते चले जा रहे हैं, तो जिनके हम करीब हो रहे हैं वहाँ पर अब हमें मज़ीद क्या काम करने की ज़रूरत है? चाइना की बात या रशिया की बात? जी, आपने देखा होगा कि जो इमरान खान साहब की तकरीर है वो तो एक बैलेंस की बात कर रहे थे। वो तो ये कह रहे थे कि हम सब के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि हमें एक साइड ये दबाव ना डाले कि दूसरी को छोड़ दो। अगर आपने तकरीर सुनी है, साफ है हम सब ने सुनी है, तो पाकिस्तान की कोशिश तो पूरी ये है कि वो सबके साथ बना के रखे और मेरा नहीं ख्याल कि चाइना भी ये आपको कह रहा हो कि आप बिगाड़ लो अमेरिका के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसा प्रेशर है कि आप गो स्लो ऑन CPEC, आप रूस को ना करीब आने दो। अभी आपको पता है कि रशियन प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं पाकिस्तान में, आप चीन से ज़रा दूर हो जाओ। तो अगर हम तारीख देखें जो चीन के साथ हमारे ताल्लुकात हैं और तारीख देखें जो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, तो अमेरिका ने तो हमेशा में इस्तेमाल करके धुले हुए कपड़े की तरह फेंका है और चीन के साथ हमारे ताल्लुकात मुतवातर एक उसमें चले आ रहे एक बिल्कुल रेगुलर तरीके से। तो अगर हम तारीख से कोई सबक सीखते हैं तो अगर हमें पुश किया जाए, मैं वैसे अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि कोशिश तो हमारी यही होगी सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हों, अगर हमें पुश किया जाए तो मेरे ख्याल ईस्ट हमारी डायरेक्शन बनती है, ये नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। और वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत ही क्लियर कर दिया, मतलब उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान इस वक्त सोच क्या रहा है और पाकिस्तान क्या करने जा रहा है और अगर कोई प्रेशर डाला जाएगा अमेरिका की जानिब से तो पाकिस्तान तो उसको नहीं बर्दाश्त करेगा और पाकिस्तान ने अपना दो टोक मौक़िफ़ सामने रख दिया, ड्रोन के हवाले से भी बहुत सामने क्लियर कर दिया बात। अच्छा हमजा, जिस तरह से ये तो सारी हो गई ना बातें, आगे हम थोड़ी गर्मी की तरफ भी आते हैं। हम पाकिस्तानी गर्मी की बात करते हैं, हम कल गर्म मौसम की बात करते हैं कि गर्मी बढ़ रही है, बड़ा बुरा हाल है। लेकिन अगर हम बात करें कनाडा की जो कि सरतरीन इलाका था, लेकिन अब गर्मी का वहाँ पर 126 साला रिकॉर्ड टूट गया है। सैकड़ों लोग जो हैं वो हलाक हो गए हैं सख्त गर्मी की वजह से। सर्द तरीन कनाडा में क़यामत खेज़ गर्मी से निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह गया और गैर मामूली गर्मी के बायस अब तक, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं अचानक और गैर मामूली गर्मी से। कनाडा के सूबे की बात कर लीजिए, ब्रिटिश कोलंबिया, जहाँ पे जुमे से अब तक मरने वालों की तादाद
233 हो गई है गर्मी से मरने वाले। बिल्कुल ऐसे ही। और हुकाम ने अमवात में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मजीद भी हलाकतें रिपोर्ट हो सकती हैं। और तारीख में आपको बताते चलें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कनाडा के सरतरीन इलाके में दर्जा हरारत 49.5 तक पहुँच गया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात करें तो सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया के शहर वैंकूवर में 69 अमवात अचानक रिपोर्ट हुई हैं और हबस और गर्मी की वजह से जी घुटन से दम तोड़ जाने वाले अफराद में ज़्यादातर बूढ़े और बीमार लोग शामिल हैं। उनको आदत नहीं है। अगर ये बात की जाए पाकिस्तान के अंदर तो ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है जब 50 तक पहुंच जाता है, लेकिन पाकिस्तानी जो है इसको बर्दाश्त भी कर रहे होते हैं। हमें ज़रा आदत भी है, उधर आदत नहीं है ऐसी। और सरतरीन इलाकों में गर्मी से AC की मांग बढ़ गई है और शदीद गर्मी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो चुका है। और गर्मी का 126 साल यह रिकॉर्ड टूटा है। और साथ एक और भी चीज़ है कि वहाँ पर लोड शेडिंग भी हो रही है। क्यों? क्योंकि लोगों ने AC का इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर दिया है कि अब वो कहा जा रहा है, जो उधर कंपनीज हैं वो ये कह रही हैं कि हमारे पास तो इतनी बिजली नहीं है और अब लोड शेडिंग वहाँ पर भी अमेरिका और कनाडा में भी देखा जाए तो AC की डिमांड वहाँ पर बढ़ गई, क्योंकि वहाँ पर तो AC इस तरह से इस्तेमाल होते नहीं थे जिस तरह से अब होने लगे हैं। लेकिन माहिरीन जो है मौसमियात के वो कहते हैं कि दर्जा हरारत जुम्मे से बढ़ना शुरू हुआ था। मजीद कई रोज़ तक शदीद गर्मी की लहर जो है वो ऐसे ही बरकरार रहेगी। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये ब्रिटिश कोलंबिया में पहले जो है 1895 में 28 जून को सबसे ज़्यादा इस तरह का जो है ना गर्मी का जो है वो, और वो सिर्फ 31.3 था। बिल्कुल अभी 49.5 है। और 1895 में 31.3 डिग्री जो था वो रिकॉर्ड किया गया था। और उस वक्त भी ये कहा गया था कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई है। लेकिन अब 49.5 है। तो आप सोच लें कि मतलब 31 अगर पाकिस्तान के अंदर हो तो हम इतना फील ही नहीं कर रहे होते। हम कहते हैं मौसम आज बेहतर है। और आप ये हालत देख लें कि वहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि हमें गर्मियाँ पसंद हैं, लेकिन ये जो हालात है ना ये हम बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम इस मौसम को बर्दाश्त करें। और साथ ही अगर बात करें कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की, तो उन्होंने भी कहा है कि ये चीज़ हमें बताती है कि अब कितनी जल्दी से माहौल बदल रहा है और हमें ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर किस तरह से काम करना है। हमें बिल्कुल ऐसा ही है। और जो क्लाइमेट चेंज है इसके जो असरात हैं अब कनाडा तक भी पहुंच गए और हमें भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो हमजा एक ऐसी जगह और एक ऐसा इलाका जहाँ सारा साल सर्दियाँ और वहाँ पर लोग मतलब गर्म कपड़े पहनते थे, लेकिन एकदम वहाँ पर अचानक से मौसम में ऐसी तब्दीली आई कि इतनी गर्मी हो गई है कि वहाँ पर लोग गर्मी से मर रहे हैं। अच्छा खैर पाकिस्तान में भी गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी के साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग जो है उसका दौरानिया बढ़ता चला जा रहा है। शहरों में अगर बात कर लीजिए 8 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है और अगर गाँव की बात कर ली जाए, देहातों की बात कर ली जाए तो 10 घंटे तक ये दौरानिया जो है। अच्छा एक तो ये तो एलानिया है ना, तो लेकिन गैर एलानी लोड शेडिंग भी हमजा इसके साथ साथ हो रही है और लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को गर्मी तो पहले ही सता रही थी, अब लोड शेडिंग की वजह से वो और परेशान हो रहे हैं कि उन्होंने करना क्या है। क्योंकि अब देखा जाए तो हमजा रात के टाइम में ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। अब सारा दिन लोग काम करते हैं गर्मी में और जब घर में रात को सोने के लिए जाते तब भी लाइट नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सालाना देखभाल के लिए सिंध में गैस फील्ड की बंदिश और एंगरो के RLNG टर्मिनल की मनसूबाबंदी के बगैर अगर हम बात करें तो मुल्क की 2 गैस फैसिलिटीज़ जिनमें SSGC और SNGPL की बात कर ली जाए वो शामिल हैं। उनको मजबूर किया गया कि ज़्यादातर सनती यूनिट्स जिनमें सीमेंट फैक्ट्रियां और खाद प्लांट समेत ईंधन की सप्लाइयों को कम किया जाए और गैस फील्ड्स के पिछले शटडाउन से पैदा होने वाली कमी को पूरा करने के लिए SSGC पहले ही कुछ दिन से ट्रांसपोर्ट सेक्टर और बिजली घरों को सप्लाई महदूद रखकर जो है वो काम कर रही थी। और अब हालत ये आ गई है कि अब देखा जाए तो रिहायशी इलाकों के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है लोड शेडिंग हो रही है। और इसके साथ साथ अगर बात करें स्विस सदरन की तो उन्होंने जो है ना इसको वसी इसको पैमाने पर कर दिया बिल्कुल। और उन्होंने कहा है कि जिसका असर जो है वो पूरे मुल्क की बिजली, गैस और CNG पर पड़ रहा है। और सवाल यहाँ पर यह है कि इस नाकिस मनसूबाबंदी का आखिर जिम्मेदार है कौन? एक बड़ा सवाल है जिससे पूरे मुल्क की सनत बुरी तरह से मुतासर हो, जबकि अवाम भी क़यामत खेज़ गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग का सामना कर रही है। अच्छा शहरी और दही इलाकों की बात कर ली जाए तो ख़ासतौर पे हर 1 घंटे बाद बिजली बंद होने का दही इलाकों की बात कर ली जाए तो वो जारी है। हमाद अज़हर साहब के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली की तलब 12 माह के दौरान औसतन 16,000 मेगावाट है और 1.5 से 2 महीने होते हैं जिनमें 23,000 से 24,000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत होती है। पहले तो हमाद अज़हर साहब ने कहा था हमारे पास बहुत बिजली मौजूद है, तो अगर इतनी बिजली है तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है, ये सवाल जन्म लेते हैं। और बिजली की लोड शेडिंग की वजह अब उन्होंने ये बताई है कि तरबेला डैम में पानी की जो सतह है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से हमें कमी का सामना है, शॉर्टेज का सामना है और लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। अवामी रद्द अमल इसके ऊपर क्या है कि जब लोड शेडिंग हो रही है, हम खुद भी देख रहे हैं कि लोड शेडिंग हो रही है, बिजली चली जाती है, आपको बड़ी अजियत होती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि पहले तो लोगों को चलें आदत हो गई थी, अब वो जो है आदत नहीं रही है कि लोड शेडिंग हो रही थी, अब ज़्यादा हो रही है। तो अवाम क्या कहते हैं आपको वो सुना।
बच्चे हैं, इतनी लोड शेडिंग हो रही है, सुबह 7:30 बजे लाइट गई है, 2 बजे लाइट आई है, ठीक है ना, गरीब बंदा क्या करे, और दिन ब दिन बिजली भी महंगी हो जा रही है। परेशान किया हुआ है बिजली ने। मैं ऑनलाइन काम करता हूँ तो लाइट ही नहीं होती, परेशानी है बहुत ज़्यादा, घर वाले परेशान है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो ये हुकूमत को कुछ करना चाहिए इस चीज़ का। 1 घंटा लाइट होती है, 3 घंटे लाइट नहीं होती। लाइट ना होने की वजह से हमारी पढ़ाई में भी बहुत कमज़ोरी आ गई है। लोड शेडिंग इस कदर है, कहाँ तक बिल भरेंगे हम, हमारे पास वसाइल ही नहीं है। बिल बढ़ाते 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 एक दिन आएगा अपना मकान बेच के इनको बिल दे देंगे। सुबह 6 बजे जाएगी तो 11 बजे आएगी, कभी 11 बजे जाएगी तो 3 बजे आएगी। गर्मी से बुरा हाल, बच्चे बेचारे परेशान। हमारे बात का तो ऐसा होता है कि लाइट कभी तेज़ आती है, फ्रिज ख़राब हो जाता है, ओवन ख़राब हो जाता है, सारी एसेसरीज ख़राब हो जाती हैं। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है जी। अब कच्ची आबादियों में 3-3 घंटे बत्ती नहीं होती, कभी 5-5 घंटे भी नहीं होती। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अब मैं रात को आता हूँ काम से, जैसे दिन में सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, तो रात को लाइट सारी रात नहीं होती। लोड शेडिंग की वजह से बहुत तंग है, घंटा 2-2 घंटे बिजली नहीं आती। बच्चे हैं छोटे छोटे घर में, तो इसकी वजह से बहुत तंगी आ रही। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, और लोड शेडिंग की वजह से काम बिल्कुल नहीं है, और घरों में भी जो है ना लाइट नहीं आ रही, वहाँ पे भी 4-4-5 घंटे जो है ना लाइट जा रही है। हम तो अवामी रद्द-ए-अमल आपने जाना। सिंध के तीसरे बड़े शहर की बात कर लें तो वहाँ पर भी हालात जो हैं वो मुख्तलिफ नहीं है, और एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ कई घंटों की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका सिलसिला भी जारी है। और एक तरफ सक्खर की शदीद गर्मी है, जबकि दूसरी जानिब हम देखें तो बिजली गायब है और शहरी जो परेशान है, अज़ियत में मुब्तला हो रहे हैं शहरी। सज्जाद पाशा सक्खर में मौजूद है, उनसे जानते हैं सूरत हाल क्या है। जी सज्जाद, बताइएगा सक्खर में गर्मी की क्या सूरत हाल है और कितने घंटों की लोड शेडिंग हो रही है? जी हमज़ा, एकरा सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्कर का शुमार मुल्क के गर्म तरीन शहरों में होता है, और शदीद गर्मी के मौसम में यहाँ का जो दर्जा हरारत है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड को तजावुज़ कर जाता है। एक तरफ तो शदीद गर्मी ने शहरियों का जीना मुहाल किया हुआ है, तो दूसरी तरफ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने रही सही कसर पूरी कर दी है। सेप्को इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो शहरी इलाकों में इस शदीद गर्मी के दौरान जो है वो 6 से 8 घंटे एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि 4 से 5 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इसी तरह देही इलाकों में 8 से 10 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग, जबकि 4 से 5 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी शदीद परेशान है। ख़वातीन को जो है वो अमूर खानादारी में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरी तो शहरी, ताजिर बरादरी भी जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शदीद परेशानी का शिकार हैं। जो कारोबार बिजली पर चलते हैं उनके कारोबार जो हैं वो ठप हो रहे हैं। तो यही वजह है कि सक्खर के शहरियों ने वफाकी वज़ीर पानी व बिजली से ये मुतालबा किया है कि खुदारा वो सेप्को इंतज़ामिया की ज़्यादतियों का नोटिस लें, और इस शदीद गर्मी में सक्खर के शहरियों को जो है वो बिला तातुल जो है बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए, ताकि शहरी जो है वो इस गर्मी के मौसम को जो है वो बआसानी गुजार सकें। जी ठीक है सज्जाद पाशा, बहुत शुक्रिया आपका। सक्खर में क्या सूरत हाल है आप हमें बता रहे थे। इतना महंगा यूनिट और फिर भी बिजली ना मिल रही हो तो इंसान क्या कर सकता है? इंसान करे तो क्या करे, लेकिन हमें यहाँ पर ब्रेक लेनी है। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे सिंध की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तजावुज़ात ऑपरेशन से बेघर अफराद को मुतबादिल ज़मीन देने का ऐलान किया, और सिंध हुकूमत ने बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर मुतबादिल आबादकारी प्लान तैयार कर लिया। और इस प्लान के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो औरंगी है, गुजर नाला है, उसके तरफ जो घर गिराए गए हैं उनके मकीनों को मुतबादिल प्लॉट्स भी दिए जाएंगे, जबकि दीगर रिहायशी मनसूबों के मुतासरीन को भी मुतबादिल ज़मीन दी जाएगी। और ज़राए सिंध हुकूमत के मुताबिक कराची में कहा जा रहा है कि तजावुज़ात ऑपरेशन के दौरान जो दुकानें गिराई गई थी उनके मालिकान को भी मुतबादिल ज़मीन फराहम की जाएगी। अच्छा, बड़ा अच्छा फैसला है। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब असल में ये फैसला क्या किया गया है, किस तरीके से ये प्लान जो है पाया तकमील तक पहुँचेगा और लोगों को क्या इससे फ़ायदा होगा, हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा रुबीना खानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। रुबीना साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बड़ा अच्छा फ़ैसला किया गया है, और तजावुज़ात का शिकार होने वाले मुतासरीन को प्लॉट देने की जो स्कीम है इसका कब तक बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा, कब तक इसका आगाज़ हो जाएगा?
जी बिल्कुल, जिस तरह से हमेशा आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जो है वो स्लोगन भी है हमारा कि जो गरीब आवाम के लिए जो है रोटी कपड़ा और मकान। और जब जो ख़ास तौर पर इस तरह के जो माजी में आप देखें कि अगर कोई चीज़ जिस तरह से कहीं पर जिस तरह से गुजर नाला है या इंक्रोचमेंट हुई है, क्योंकि गरीब को तो कोई भी जगह चाहिए होती है अपना घर बनाने के लिए, और वो उन्होंने अगर किया कोई माजी में जो इक़दाम हुआ उसके सिलसिले में, तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें जिस तरह से गुजर नाला है या कहीं पर भी अगर इंक्रोचमेंट होती है तो उससे मामूल की ज़िंदगी और ख़ास तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो इसलिए हमने जो लोग जो ख़ास तौर पर इस तरह के उनके घर थे गुजर नाला पे या इंक्रोचमेंट हुई थी, उनको हमने वहाँ से हटाने के लिए और एक जो है सॉलिड प्लान बनाया गया है कि उनको जो है अगर जो नाजायज़ तजावज़ात हुई हैं और क्योंकि वो एक मुतवस्त एक गरीब तबका है जिससे उनका जो है वो रहन सहन का जो सिस्टम है वो मुतासिर हो सकता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्पेशली चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ये एक जो है वो डिसीजन किया कि जहाँ पर अगर इनको बेघर किया गया तो सिंध हुकूमत जो है उनको कोई ऐसा प्लान तैयार किया जाए कि जिससे वो मुतासिर भी ना हो, उनकी रिहाइश का सिलसिला भी जो है वो सही तरीके से हो सके। तो वो अभी बिल्कुल एक रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके सरबराही में एक कमीशन बनाया गया है और उसमें जो है वो आगे देखा जाएगा कि किस तरह से जो है उनको आगे अकोमोडेट किया जाए। 80 गज के प्लॉट्स में ख्याल से उनको दिए जाएंगे जहां पर वो अपनी रिहाइश कर सकेंगे। अच्छा रुबीना साहिबा, अगर शफाफियत की बात करें तो प्लॉट्स की तकसीम को शफाफ कैसे बनाया जाएगा, कैसे इंश्योर करेंगे कि हकदार को उसका हक मिले? कहीं ये तकसीम भी सियासी बुनियादों पर तो नहीं होगी? नहीं, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा हर चीज़ में अगर आज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी है या कोई भी इस तरह की अगर हमने माजी में जो है वो इंतज़ाम किया या इस तरह के स्टेप्स लिए हैं तो वो हमेशा जो हकदार है और जो क्वालिफाई करेगा उसी को जो है वो अकोमोडेट किया जाएगा और आगे भी। और माजी में भी हमने आप देखें कि हमने कभी भी जो है वो ये नहीं कहा या ये नहीं देखा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इसका ताल्लुक है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर है। हमने जो भी गरीब अगर कोई भी वो क्वालिफाई करता है उस क्राइटेरिया में उतरता है तो उसको उसी तरह से हमने जो है वो फैसिलिटेट किया है और आगे भी करेंगे इस कमीशन के। ठीक है रुबीना साहब, ये बताइएगा अभी तक कोई तखमीना लगा लिया गया है, कुछ अंदाज़ा लगाया गया है कि कितना नुकसान हो गया है, कितना खर्चा आएगा सिंध हुकूमत को जो है लोगों की अगर मदद करनी है तो उस पर सिंध हुकूमत को कितना बजट मुख्तस करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, इसका अभी आपको जैसे मैंने बताया कि कमीशन बनाया गया है और इसका तमाम जो है वो चीज़ों को देखा जा रहा है और इसको जो है वो तखमीना लगाया जा रहा है कि अंदाज़न कितने अभी वो एक कोई फिगर सामने नहीं आई है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो तमाम लोग जो ख़ास तौर पर हमारी सरकारी मशीनरी भी है वो इसमें जो है वो एक्टिव है और वो काम कर रही है। तो जैसे ही जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों से सबसे शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा रुबीना खान साहब, इस बारे में बात करते हैं क्योंकि सिंध असम्बली में जिस तरह से हम देख रहे थे कि माहौल जो है काफ़ी कशीदा रहा है, तो इस माहौल को साजगार कैसे बनाया जाएगा, कैसे आप लोग इन तमाम चीज़ों को ठीक करेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो बेंचेस पर तो वहाँ पर आप लोग मौजूद हैं ना, अवाम के हक़ में हम लोगों ने बात करनी है, अवाम के मसाइल हल करने हैं, तो ये आप नहीं समझती कि वज़ीर आला जो मुराद अली है उनको खुद आगे आना होगा और इन तमाम तर मामलात को ठीक करना होगा?
जी बिल्कुल, हमने पहले भी अगर आप देखें कि फेडरल में भी हमारी कोशिश रहती है कि हम इश्यूज़ के ऊपर बात करें, ऑन द फ्लोर बात करें, हम जो है वो टू द पॉइंट बात करें। और इसी तरह से अगर अपोजिशन को कोई भी सिंध में अगर कोई चीज़ों पे हमसे इख्तलाफात हैं तो वो आएँ, बैठ के बात करें। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि जिस तरह से अभी लास्ट वीक में जो PTI के मेंबरान ने और जो जिस तरह से उनका एक रवैया था, और ये बहुत ज़्यादा एक कल्चर को ख़ासतौर पर एक जब आप पार्लियामेंट में आते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप पूरी आवाम के लिए, पूरे मुल्क की आवाम के लिए, पूरे सूबे की आवाम के लिए रोल मॉडल होते हैं। और अगर आप आप भी खुद ही इस तरह की जो है नाजेबा हरकतें करेंगे तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं अपने आवाम को, अपने लोगों को, कि क्या हमें अपनी अगर बात मनवानी है या अगर हमारा कहीं पे इख्तलाफ है तो वो क्या इस तरह का रवैया होना चाहिए। जिस तरह से आए दिन आप देखें कि नए नए सोचे छोड़े जाते हैं और स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि इस कल्चर को ख़त्म होना चाहिए और एक जो ख़ासतौर पर जो एक रिस्पेक्टफुल तरीके से अपनी बात आप ऑन द फ्लोर रखें, आपकी बात सुनी जाएगी। और हम तो फिर भी कह रहे हैं कि इन हरकत की वजह के बावजूद जो है सिंध हुकूमत हमेशा जो है वो दावत देती रही है कि आए एक टेबल पे बैठे, अगर कहीं पे इश्यूज हैं तो उनको मिल बैठ के जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि ये चारपाइयां लेकर आना, बिस्तर लेकर आना, जनाजे। मतलब आप तो फिर फेडरल में जाके इस तरह की हरकत करें ताकि, क्योंकि पूरी जो आवाम मुल्क की जो है वो मुतासिर हो रही है। अगर यही तरीका अगर आपने अपनाना है तो पहले तो अपने इमरान खान साहब के सामने यहाँ पर ये बताइएगा, जब कौमी असम्बली की बात होती है तो जिम्मेदारी हुकूमत पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और उनके इत्तेहादियों पर डाली जा रही होती है, क्योंकि हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है अपोजिशन से कि वो ईवान को बेहतर तरीके से चलाएं। लेकिन जब सिंध असम्बली की बात होगी तो फिर तो पीपल्स पार्टी से ये सवाल किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि हम उनको कह रहे हैं कि आके हमसे बैठकर बात करें, लेकिन आपके स्पीकर साहब तो उनको माइक भी नहीं दे रहे। अगर अपोजिशन लीडर को भी बात नहीं करने दी जाएगी तो बाहर बैठने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। माइक जब भी वो स्पीकर की सवाबदीद होती है, जब भी ऑफ किया जाता है तो ज़रूर वहाँ से कुछ इस तरह के नाजेबा या कुछ जो पार्लिमानी लैंग्वेज यूज़ नहीं की जा रही होगी, जब भी वो जो है वो स्पीकर साहब ने अपनी जो रूल ऑफ जो पावर होती है वो रूल्स की वो इस्तेमाल की। और ज़रूर, क्योंकि हम भी मैं तो 15 इयर्स जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा रही हूँ, तो जब भी ये चीज़ें होती हैं, जब कोई भी मेंबरान जो है वो कोई भी अपनी मतलब गैर पार्लिमानी लैंग्वेज यूज़ करता है, और वो आपने देखा ही है कि PTI के लोग जो हैं वो किस तरह से जो है वो अपनी लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा नाजेबा होती है और वो जो रिकॉर्ड पे लाने के काबिल नहीं होती, तो उसको स्पंज किया जाता है या फिर माइक बंद कर दिया जाता है। तो ये स्पीकर की सवाबदीद होती है और उन्होंने जो समझा होगा, आई थिंक उस वक्त जो माहौल होगा उसके मुताबिक। रुबीना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, स्पीकर की सवाबदीद होती है, लेकिन अपोजिशन लीडर को आप उधर से बजट पेश हो रहा हो, फाइनेंस बिल पेश हो रहा और बात ही ना करने दें, अपोजिशन लीडर बात ही ना कर सके, तो ऐसी सवाबदीद पर ही क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि आपको कौमी असम्बली में जहाँ पर आप अपोजिशन में हैं वहाँ पर अपोजिशन लीडर नून लीग के हैं, लेकिन बिलावल साहब अपनी पार्टी के जो हैं वहाँ पर पार्लिमानी लीडर हैं, वो चाहते हैं कि वो वहाँ पर बात करें, उनको माइक मिलता है। लेकिन सिंध में अगर अपोजिशन लीडर को ही माइक नहीं मिलेगा, अपोजिशन की बात ही नहीं सुनेगा, तो ये मसाइल होंगे। हुकूमत की जिम्मेदारी हमेशा ऐवान को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमजा, हम तो जिस तरह से हम लोगों को देख रहे थे, हंगामा हो रहा था और चीज़ें अब कुछ बेहतर भी हों, हम तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हों। खैर, हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के सयाहत के विजन की, क्योंकि फ़रोग देने के लिए उसको PIA जो है वो बहुत सारे इक़दाम जो है वो पहले भी कर रहा है और अभी भी मज़ीद जो सिलसिला है वो जारी है। PIA ने फैसलाबाद से स्कर्दू के लिए परवाज़ें शुरू करने का ऐलान किया है। फैसलाबाद वाले खुश हैं। बिल्कुल, पहले लाहौर ये खुश थे, अब उन्होंने जो है फैसलाबाद के जो लोग हैं उनको भी खुश कर दिया। और ये जो परवाज़ें हैं वो 7 जुलाई से कहा जा रहा है कि स्कर्दू के लिए परवाज़ जो है वो उड़ान भरेंगी। अच्छा, इंतज़ामिया ये भी बता रही है कि PIA सियालकोट से स्कर्दू के लिए परवाज़ें शुरू कर रही है और सियालकोट से स्कर्दू के लिए 3 जुलाई को परवाज़ रवाना होगी। और PIA ने स्कर्दू से चेरी लाने पर भी 50% रियायत का ऐलान किया। इस ऐलान के ऊपर भी ख़ास तौर पर हमने बात करनी है।
ये ऐलान क्यों किया गया? और चेरी क्या बात है, आप उधर जाएं तो आपका दिल तो करता है कि जी कि सारी जो चेरी आपको नज़र आ रही है ना, कि आपका पेट भर जाता है, आपकी आंखें नहीं भरती है ना। खैर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट और फैसलाबाद के लिए चेरी लाने पर रियायत दी गई है और PIA कराची, इस्लामाबाद और लाहौर से पहले ही स्कर्दू परवाजें ऑपरेट कर रही है। बिल्कुल। और हमजा, अगर आपको याद हो तो 19 जून को PIA की पहली एयर सफारी परवाज़ जो है वो इस्लामाबाद से रवाना हुई थी और परवाज़ ने पाकिस्तान के खूबसूरत पहाड़ी चोटियों जो है ना उनके जो जिस तरह से K2 हो गया, नांगा पर्वत हो गया और ब्रॉड पीक है, झील सैफ अल मलूक है, उससे गुजर कर स्कर्दू में लैंड किया था और क्या ही खूबसूरत मंजर था। उसकी वीडियो भी जो उन्होंने शेयर की थी, हमने वो भी देखी। बात कर लेते हैं, तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला खान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, बड़ा अच्छा फैसला है, पहले आपने बाकी शहरों को खुश किया, अब फैसलाबाद और सियालकोट की भी बारी आ गई है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। रिस्पॉन्स तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और इसलिए आप देख रहे हैं कि हर शहर जो है अब वो वहाँ पे कहता है कि हमें भी डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए। बड़ा एक डिसीजन था, नॉर्मली हम कोई शायद जब से PIA बनी है तब से ही हम जो नॉर्दर्न एरिया को ऑपरेशन कर रहे हैं दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद ही नॉर्दर्न एरिया के बेस के तौर पे काम करता था, चाहे वो चित्राल की फ्लाइट हो, चाहे वो गिलगित की फ्लाइट हो, चाहे वो स्कर्दू की फ्लाइट हो। पहली दफ़ा हमने कोशिश की कि हम स्कर्दू को पूरे पाकिस्तान के लिए खोलें और हमने कराची और लाहौर से फ्लाइटें शुरू की और इतना माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है कि फुल फ्लाइटें जा रही हैं, एडवांस के अंदर बुकिंग है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग जो कि शायद दूसरे मुल्कों में जाया करते थे सैर व तफरीह के लिए, वो अब अपने नॉर्दर्न एरियाज का रुख कर रहे हैं और वहाँ की हसीन नज़ारों से वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इसी के ऊपर हमसे इवन जो सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स वाले थे उन्होंने आकर रिक्वेस्ट की कि जी हमें भी एक फ़्लाइट चाहिए और आप हमें डायरेक्ट फ़्लाइट दें। और जब हमने वहाँ की फ़्लाइट लॉन्च की तो फिर फैसलाबाद के बासियों का भी यही ख्याल था कि हमें हर सूरत में वहाँ पर फ़्लाइट दी जाए। तो अब जिस तरह आपको पता है कि अब स्कर्दू के ऊपर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट से अब डायरेक्ट परवाजें जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं स्कर्दू के लिए, और आप चंद मिनटों के अंदर जितनी आजकल शदीद गर्मी है वहाँ से निकल के आप एक इंतहाई खूबसूरत मौसम के अंदर आप मिनटों के अंदर पहुँच जाते हैं। इस तरह का एक्सपीरियंस तो पहले कभी किसी के पास नहीं था। अच्छा अब्दुल्ला साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रिस्पांस आपको अच्छा आ रहा है कि आने वाले दिनों में दूसरे दीगर जो शहर हैं उनके अंदर भी फ्लाइट्स का सिलसिला शुरू किया जाएगा, और दूसरी एक हमने ये सुना है कि ऐलान किया गया चेरी के ऊपर कि 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। कोई ख़ास वजह है चेरी वहाँ से जब भी हम लेके आएंगे तो? चेरी की खैर सबसे ज़्यादा खास वजह तो ये है कि इतना खूबसूरत और गुड लुकिंग फल जब नॉर्मली मार्केट्स में पहुंचता था तो वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता था। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा फुकदान है कोल्ड चेन का। आप देखते हैं कि हालांकि पाकिस्तान में भी फ्रेंच चेरी उगती है कि दुनिया भर में अच्छी फ्रांसीसी चेरी और दूसरे जो मुल्क चेरी प्रोड्यूस करते हैं वो आपको बिल्कुल फ्रेश जो है वो आपकी दुकानों के ऊपर मिलती है, लेकिन पाकिस्तान में जब वो आप उनको 32 घंटे का सफर करवा के इस गर्मी के अंदर जब आप उनको नीचे वाले इलाकों में लेके आते हैं तो उसकी वो रहती नहीं, उसकी जो मज़ा है ना वो उस तरीके का नहीं रहता। तो बहुत ज़्यादा इस बात की डिमांड थी कि जी मार्केट्स के अंदर चेरी आनी चाहिए, और हमने कहा कि पहला साल है, नई फ्लाइटें शुरू हो रही हैं, हमें इसकी पर एक इंसेंटिव भी देना चाहिए ताकि ये एक रूट स्टैब्लिश हो जाए, लोग आएँ और यहाँ से चेरी आएँ। और आप अगले शायद चंद दिनों के अंदर आप ये नोट करेंगे कि इवन कराची जैसे शहर के अंदर आपको फ्रेश चेरी मिलेगी बिकॉज वो डायरेक्ट फ्लाइट की परवाह से होती है। ठीक है सर, एक और चीज़ भी बताइएगा, अगर हम देखें तो मौसम का बड़ा अमल दखल होता है जब हम फ़्लाइट्स की बात कर रहे होते हैं, तो स्कर्दू के मौसम को देखते हुए क्या ये देखा गया कि शायद शरह ज़्यादा होगी, फ़्लाइट्स कैंसिल ज़्यादा हो जाएंगी, तो उस नुकसान को कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए ये एक बिल्कुल एक रियल मसला तो है बिकॉज वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल और अक्सर वैली से ज़्यादा रूट का वेदर ख़राब होता है, और चूँकि ये ट्रेन मुश्किल है तो वहाँ पे नॉर्मली हम रिस्क नहीं लेते और हम फ्लाइट कैंसिल कर लेते हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वेदर बहुत अच्छा मिल रहा है और आपकी ज़्यादातर फ्लाइटें जो आप देख रहे हैं वो आपकी ऑपरेट होती भी जा रही हैं। आगे बरसात आने वाली है, यहाँ पे शायद हमें थोड़ा सा उससे हम थोड़ा सा मुतासर हों, लेकिन उसकी प्लानिंग माशाल्लाह इतनी अच्छी इस तरीके से हुई है कि अब इतनी ज़्यादा फ्लाइट हैं कि अगर लेट सपोज कि एक ही फ्लाइट मुतासर हो रही है तो होपफुली वो अगली फ्लाइट में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। पहले फ्लाइटें कम होती थी जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी ख्वारी ज़्यादा होती थी क्योंकि लोड एकदम बढ़ जाता था, लेकिन अब चूँकि फ्लाइटें ज़्यादा हैं तो इस वजह से वो उसका इम्पैक्ट जो आपको पिछले सालों में देखना पड़ता था उतना ज़्यादा नहीं आया।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला खान साहब। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वो डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हैं। अब लाहौर का रुख नहीं करना पड़ रहा होगा फैसलाबाद के बासियों को, ना सियालकोट वालों को लाहौर या इस्लामाबाद जाना पड़ रहा होगा। अब अपने शहर से उड़ान भरेंगे और स्कर्दू और कुछ ही देर में। क्योंकि पहले जो है ना हमजा बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना पड़ता था और फिर जाना पड़ा इस तरह के ठंडे मकाम पे इतनी गर्मी में से निकल कर, लेकिन अब जो है PIA ने बड़ी आसानी कर दी है और जो है सफ़र कम कर दिया और कुछ ही लम्हों में आप ठंडे मौसम को एंजॉय भी कर सकेंगे। अच्छा, अब कमसिन कोपहमा की भी तो बात कर लें, सलीना ख्वाजा की बात कर लेते हैं। छोटी सी उम्र है और वो बड़े बड़े ख्वाब लेके अगर हम बात करें तो एक चोटी पहले ही सर कर चुकी है, पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम वहाँ पर लहरा चुकी है और उनकी कोपहमाई का अब जो अगला कदम है वो 8,047 मीटर बुलंद चोटी ब्रॉड पीक है जिसको वो सर करना चाह रही हैं। ज़बरदस्त, और उन्होंने इसके लिए मुहिम भी शुरू कर दी है। हमारे नुमाइंदे रजब कमर सलीना के साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। रजब, आगाह कीजिएगा किसी नन्ही सी बच्ची के क्या क्या ख्वाब हैं और क्या कौन सी मज़ीद चोटियाँ जो वो सर करना चाहती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, शौक़ का कोई मोल नहीं होता। इसी जज्बे को लेकर पाकिस्तान की कमसिन छोटी बच्ची है सलीना ख्वाजा, जो कि ब्रॉड पीक की चोटी पर पाकिस्तान का सबज़ हिलाली परचम लहराने के लिए बेताब है। सलीना ख्वाजा जो है इससे पहले भी 6,000 मीटर पहाड़ी चोटियों पर पाकिस्तान का सबज़ हिलाली परचम जो है वो लहरा चुकी हैं। इन्हीं से हम जानते हैं कि 8,000 मीटर बुलंद और ब्रॉड पीक की चोटी पर जो है पाकिस्तान का सबज़ हिलाली परचम इस छोटी उम्र में लहरा का इन्हें कैसे ख्याल है? जी सलीना, जो भी मैंने बाहर चढ़े हैं वो माउंट एवरेस्ट की तैयारी के लिए अभी मैं ब्रॉड पीक करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने 6,000 मीटर की पहाड़ियाँ की हुई है शिमशाल रीजन में, और कुछ साल पहले मैं आई थी इधर स्पेंटिक पीक करके गई थी 7,027 मीटर, और अभी मैं ब्रॉड पीक के लिए जा रही हूँ। और ये सारे वो हैं माउंट एवरेस्ट के जो 2 रिकॉर्ड बने हुए हैं वो तोड़ने के लिए। जी, सलीना ख्वाजा का कहना है कि उन्होंने पहले भी 6,000 मीटर 2 पहाड़ी चोटियों पर जो है वो पाकिस्तान का सबज़ हिलाली परचम लहरा चुकी हैं और मुस्तकबिल में जो है वो माउंट एवरेस्ट सर करना चाहती है। इसी जज्बे के लिए वो ब्रॉड पीक की पहाड़ पर जो है पाकिस्तान का सबज़ हिलाली परचम लहराने के लिए वो बेताब है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रजब, आप हमें आगाह कर रहे थे और बड़ा ही अज़्म है और बच्ची जो है छोटी सी उम्र में, अच्छा वैसे बंदे का तो हौसला ही नहीं बढ़ता, लेकिन शौक़ की बात है ना कि शौक़ कहाँ पर ले जाता है, कोई मोल नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ जो सामने आई, यूनुस खान जो पाकिस्तान के साबिक बैटिंग कोच हैं वो इस्तीफ़ा दे गए थे। अचानक से बात सामने आई कि इस्तीफ़ा दे दिया है, तो फिर बातें सामने आ रही थी हसन अली से शायद लड़ाई हो गई थी जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया होगा या पता नहीं क्या हुआ होगा। यूनुस खान के वैसे भी कुछ अच्छे ताल्लुकात कभी भी PCB के साथ नहीं रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ? तो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बताई है कि मेरे साथ शायद रवैया ठीक नहीं था, मैंने जाना था, मुझे बायोसिक्योर बबल का बताया गया, मैं अपने डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट थी, मुझे अचानक से बता दिया गया कि जी कि आपने जो है रिपोर्ट करना है। मैंने जब बताया कि मैं रिपोर्ट 22 तारीख से पहले नहीं कर सकता, आप मुझे 20 तारीख का कह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक PCB के कोई इंतज़ामी उमूर के कोई शख्स हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनका नाम तो उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने करके कहा कि तुम्हें नहीं पता कि हफीज़ के साथ हमने क्या किया था, तो तुम ये कैसे कर रहे हो? तो यूनुस खान ने कहा, वहाँ भी मैंने उनको रोक दिया और मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं मज़ीद आपके साथ नहीं चलूँगा। हमजा खामोशी तोड़ दी उन्होंने और तहलका हेज़ इंकशाफात जो हैं वो सामने आ ही गए अब आखिर, और उन्होंने ये जो बातचीत की है ये काफ़ी हैरानकुन है। बिल्कुल। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माजिद भट्टी साहब से उनका लेंगे। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। यूनुस खान खामोश रहने वाले तो नहीं हैं और उन्होंने जब खामोशी तोड़ी है तो फिर से ऐसी चीज़ सामने आई है कि उनको कोई बात पसंद नहीं आई। ख़ास तौर पर बात यह कि तुम्हें नहीं पता हफीज़ के साथ हमने क्या किया था। सर, ये PCB कर क्या रहा है? गुड मॉर्निंग हमजा, आपको भी सुबह खैर। सबसे पहले तो माजरत, मुझे फ्लू है, मेरी आवाज़ अगर किसी को नागवार गुजरे तो नहीं सर, अल्लाह आपको सेहत दे, आवाज़ ठीक आ रही है आपकी। असल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है जाकिर खान जी, उन्होंने इशारों किनायों में जाकिर खान का नाम भी लिया, फिर जो सामने एंकर बैठे हुए थे उन्होंने नाम लिया। जाकिर खान का नाम लिया तो यूनुस खान ने कहा कि ये आपके जराए बता रहे हैं, मैं आपको नहीं बता रहा। दरअसल जब ये मामला सारा यूनुस खान के इस्तीफे का हुआ था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और यूनुस खान के दरमियान एग्रीमेंट ये हुआ था जी कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। फिर 2 खबरें मीडिया में आई। पहली ये थी कि यूनुस खान ने डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, वो वजह बना। फिर हसन अली का वाकया जो था वो सामने आया। तो यूनुस खान का ख्याल था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ लोग हैं जो इन चीजों को बाहर लाना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने
अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खबरें लीक करने के नलके लगे हुए जिनके जरिए खबरें लीक की जा रही है जी। तो जाकिर खान खुद भी टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं जी। आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बहुत ज्यादा करीब है। माजी में इमरान खान की वजह से वो कुछ अर्से खुद भी आदाब में रहे क्रिकेट में। लेकिन जाकिर खान के बारे में ये चीज बड़ी मशहूर है कि उनका जो रवैया है वो माजी में भी कुछ लोगों के साथ काफी एरोगेंट रहा है और आज जो यूनुस खान ने इंतजाम किया है और देखिए उन्होंने थ्रेटनिंग अंदाज में कहा कि तुम्हें पता है कि हमने मोहम्मद हफीज के साथ क्या किया था। तो यूनुस खान ने कहा कि मैं यूनुस खान हूँ, मोहम्मद हफीज नहीं हूँ। तो हमदा मैं अक्सर एक बात कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने वाले भी क्रिकेटर्स हैं। नॉन क्रिकेटर्स मैं आप या दूसरे लोगों ने कम नुकसान पहुंचाया होगा। ये क्रिकेटर्स की आपस में नाराजगी है। फिर जिस सूबे से यूनुस खान का ताल्लुक है उसी सूबे से जाकिर खान भी ताल्लुक रखते हैं। दोनों एक दूसरे के मिजाज को भी अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन देखिए अफसोसनाक बात है, मुझे एक बार इंग्लैंड की जर्नलिस्ट ने कहा कि अगर मैं आपके मुल्क में होता तो मैं तो अरबपति होता कि आपके मुल्क में खबरें जो है वो क्रिकेट के हवाले से रोज एक नई कहानी बाहर आ जाती है। मैंने कहा कि मुझे भी अफसोस होता कि अगर हमारी अंग्रेजी अच्छी होती तो हम भी ज्यादा पैसे कमा सकते थे। लेकिन ये अफसोसनाक बात है। देखें ये कीचड़ है तो दूसरों पर भी उछाल रहे हैं, अपने ऊपर भी लगा रहे हैं। मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को भी समझना चाहिए यूनुस खान ने जितना बोलना था मेरे ख्याल में अब तो वो बहुत कुछ बोल चुके। कल उन्होंने कुछ पुरानी बातें भी उनका भी इंतजाम किया। हालांकि वो पुरानी बातें हम पहले रिपोर्ट कर चुके, सारी पुरानी बातें लेकिन रिकॉल हो गई वो बातें। ठीक है, लेकिन माजिद भट्टी साहब यहाँ पर एक ज़िमनी सवाल ये उठता है कि ये कोच की हालत है जिसके साथ पहले ही डील कर ली गई थी कि वो पहले उनके रवैये का भी सबको इल्म था, उनके साथ ऐसा बर्ताव रखा जा रहा है। मोस्ट सीनियर प्लेयर्स की बात कर ली जाए तो वो शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ है। मोहम्मद हफीज़ के साथ जो किया उसकी धमकी दी जा रही है। तो नए जो यंग प्लेयर्स हैं वो उनकी क्या सही होगी टीम में? वो तो परेशान ही रहते होंगे। देखिए आप दूर न जाए ना, सरफराज अहमद 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कप्तान थे। वर्ल्ड कप के बाद भी सरफराज अहमद ने श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज में कप्तानी की। आज आप देखें ना, आज सरफराज अहमद टीम के साथ एक समझ लीजिए जॉय राइडर की है। सरफराज अहमद का कोई नुकसान हाल नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया तो है कि हम जिसको चाहते उठाते और कप्तान बना देते, जिसको उठाते आसमान से जमीन पर फेंक देते। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट में माजी में भी रहा है। हमारे यहाँ स्टारडम भी रही है। लेकिन जो लोग क्रिकेटर्स को गंदा कर रहे हैं, देखिए सबसे पहली बात है कि यूनुस खान को भी अब सोचना चाहिए कि अब यूनुस खान रिटायर हो गए, उम्र के हिस्से में है, थोड़ा बहुत यूनुस खान को भी अपने रवैये में तब्दीली लाना पड़ेगी। लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं उनको ये चीज जरूर सोचनी चाहिए कि आज ये जो मौज मस्ती पैसा रेड कारपेट क्रिकेट बोर्ड में, ये सब क्रिकेटर्स की वजह से है। बिल्कुल ऐसी है सर, ये सब कुछ क्रिकेटर्स की वजह से ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब, आप सब सवेरे पाकिस्तान कर रहे थे अपने स्टार्स के साथ। हमें खैर ऐसा नहीं करना चाहिए, बोर्ड को इस मामले पर सोचना चाहिए। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सबसे सवेरे पाकिस्तान। और अब बात करेंगे पंजाब हुकूमत की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, घर घर तक मास्क पहुंचाने के लिए वियर मास्क मुहिम शुरू कर दी गई है। और मुहिम में वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ साथ कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान ने भी शिरकत की है। हाँ जी, इस मौके पर वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि कोरोना वायरस एक चैलेंज है जिसकी रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, काविश करेंगे और पाकिस्तान पोस्ट सर्विसेज घर घर तक मास्क पहुंचाएगा और कोरोना की चौथी लहर को रोकना है और मास्क का इस्तेमाल नागुज़ीर है। और कमिश्नर लाहौर ने बताया कि अब तक लाहौर को 16 क्लस्टर्स में तकसीम किया गया और 1.5 मिलियन मास्क घरों तक पहुंचाए जाएंगे। अच्छा,
कोशिश की जा रही है, इंतजामिया की जानिब से बात कर लें, गवर्नमेंट की जानिब से बात कर लें, जो है ना वो जो खदशा जाहिर किया जा रहा था उससे निपटने के लिए अब ये मुहिम एक शुरू कर दी गई है, कैंपेन चलाई गई है। और जिस तरह से हम फुटेज भी जो चला रहे हैं उसमें हम देख भी रहे हैं, ब्रीफ भी किया जा रहा है उनको साथ साथ, और जो है कैंपेन बाकायदा चलाई जा रही है जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद भी गई हैं, लोगों में मास्क तकसीम किए जा रहे हैं। यकीनन एक अच्छा इनिशिएटिव। हाँ बिल्कुल अच्छा इनिशिएटिव है। अब ये आगाही के लिए चीज़ें की जा रही हैं, मतलब कि आप हर शख्स को रोज़ाना की बुनियाद पर मास्क नहीं पहुंचा सकते हैं। हर शख्स को ये नहीं कहा जा सकता कि जी कि अब लाजमी तौर पर जी आप ये फिर रहे हैं, ये मास्क लगाएं, ये हम आपके लिए मास्क लेके आए हैं, इस तरह नहीं हो सकता। ये आगाही मुहिम होती हैं। ये एक बात की जाए तो कोशिश की जा रही होती है कि आप लोग खुद से अंडरस्टैंड करें कि इसकी इतनी अहमियत है कि आप लोगों को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा इसको बना लेना चाहिए। बात करेंगे कमिश्नर लाहौर डिवीज़न कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं। कमिश्नर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर कैसा इनिशिएटिव है ये कि लोगों को घर घर जो है मास्क पहुँचाए जाएंगे, इसके पीछे सोच क्या थी? देखिए, सोच जो थी वो सबसे पहले तो ये थी कि अभी आपको पता है कि थर्ड वेव जब ख़त्म हुई है तो आहिस्ता आहिस्ता रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इजी हो रही हैं, यानी कि जितने भी जो हमारे नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस थे, कहीं पे टाइमिंग्स के हवाले से, कहीं पे कुछ सेक्टर्स की बंदिश के हवाले से, अब उनमें रिलैक्सेशन आ गई। आपने देखा है तकरीबन नियरली क्या सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं वो खुल गए हैं। गो कि थोड़ी बहुत SOP ज़रूर हैं, कहीं पे 50% की, कहीं पे 70% की, लेकिन अब सारे के सारे सेक्टर्स खुले हुए हैं। एक ओवरऑल कंप्लेसेंसी आती है, हमने पिछली लहरों में भी देखा, दुनिया से इंटरनेशनल मुशाहिदा अगर हम करें वो भी हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि जब भी एक लहर ख़त्म होती है तो कुछ अरसे के बाद दोबारा एक नई लहर आती है, और उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि लोग एहतियात छोड़ देते हैं। और इस वक्त का इंतखाब करना इसलिए ज़रूरी था कि इस वक्त हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं और हम नहीं चाहते कि खुदा न खासा लोग भूल जाएं और फिर से दोबारा हम जो है वो उस सूरत हाल का सामना करना पड़े जो पिछली हमें वेव्स में करना पड़ा है। एक शख्स भी अगर हम एहतियात करके बचा गए तो मेरा ख्याल है कि ये इट इज़ वर्थ इट। और दूसरी जो बात थी इस कैंपेन की जो खदोखाल है वो ज़रा थोड़े से डिफरेंट हैं, पहले जो हम करते रहे उससे। हमने किया ये कि इस दफ़ा हमने एक तो ये है कि जी देखें, हमने कानून पास किया हुआ है कि सब लोगों ने मास्क पहनना है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि जी हमने थर्ड वेव में आपने देखा हमने लोगों को गिरफ्तार भी किया थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए और थोड़ा ज़्यादा लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए कि ये ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अब हमें इस बात का भी अंदाज़ा है कि ये एक लंबा काम है। लोग इसमें इस वजह से बोर हो रहे हैं या कंप्लेसेंट हो रहे हैं क्योंकि साल 1.5 साल हो गया है और अभी भी आगे भी हमें नज़र ये आ रहा है कि जब तक हम वैक्सीनेट नहीं करेंगे अपने लोगों को और मुकम्मल हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी तब तक हमें एहतियात का दामन बहरहाल साथ रखना पड़ेगा। जब हम एहतियात की बात करते हैं तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात है कि 6 फुट का फासला रखना है, हाथ नहीं मिलाने, गले नहीं मिलना, अपने चेहरे को, नाक को, आँख को टच नहीं करना। लेकिन एट द सेम टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टैंड आउट करती है वो मास्क है। और मास्क पहनना मेरी सोच समझ के मुताबिक मास्क पहनना इटसेल्फ एक स्टेटमेंट है। जब आप मास्क पहन के घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आप ये इंप्रेशन देते हैं कि मुझे एहसास है कि बाहर कोई वबा है और मुझे न सिर्फ उससे बचना है बल्कि दूसरों को भी बचाना है। तो मास्क पहनना एक स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट बेसिकली ये है कि मैं जिम्मेदार आदमी हूँ या जिम्मेदार औरत हूँ और मैं बाहर निकल रहा हूँ इस एहसास के साथ कि मैंने अपने आप को बचाना है और बाहर एक वबा मौजूद है। और जब तक आप वो मास्क नहीं पहनते है और एक जिम्मेदारी का जो है ना एहसास लोगों में हो, लेकिन कई ममालिक हम देख रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने वालों को मास्क की शर्त से मुस्तस्ना करार दे रहे हैं। तो आपकी हुकूमत ऐसा क्यों नहीं करे? क्योंकि वो लोग तो कह रहे हैं आप वैक्सीनेट हो गए तो मास्क पहनने की जरूरत ही नहीं है। मुझे आपको एक बात बतानी है इस सिलसिले में, आप खुद भी तहकीक कर लीजिए। इसराइल में अभी क्या हुआ? इसराइल में जो अभी नई वेव आई हुई है उस नई वेव आने से पहले इसराइल ने अपने मुल्क में इंडोर मास्क पहनने की पाबंदी हटा दी थी। अच्छा। और देखें वहाँ पर वो एक ऐसा मुल्क है, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसराइल इज़ दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने अपने 60% पॉपुलेशन को कम से कम एक डोज लगा दी है। यानी कि उनके पास एक सब्सटेंशियल अमाउंट लोगों का नंबर है जिनको कि वैक्सीनेशन मुकम्मल वैक्सीनेशन भी हो चुकी है और 60% आबादी जिस मुल्क की कम से कम एक डोज लगा चुकी हो वहाँ पर अगर एक नई लहर आई हुई है तो इसका मतलब हम लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये जो कोरोना है जब तक हम हर्ड इम्यूनिटी अचीव नहीं कर लेते तब तक हमने एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। और मास्क
मास्क उतार देना बहुत आसान है कि आप मास्क उतार दें, लेकिन खुदा ना खास्ता मैंने आपको एक बात की कि मास्क पहनना एक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट ये है कि आपको रियलाइजेशन है कि बाहर एक वबा है और आपने उस वबा से न सिर्फ बचना है बल्कि अपने घर वालों को भी बचाना है। यानी कि जब आप बाहर निकलें तो घर से बाहर ना लेके निकलें, और जब वापस दाखिल हो तो घर में लेके दाखिल ना हो। ये एक स्टेटमेंट है, और जब तक हम इस स्टेटमेंट ये मास्क पहन के बाहर नहीं निकलेंगे, हम एहतियात नहीं करेंगे। जब आपने मास्क पहना होगा तो आप हाथ भी नहीं मिलाएंगे, आप गले भी नहीं मिलेंगे। अगर आपने मास्क नहीं पहना होगा तो आप वो तमाम काम करेंगे जो कि शायद मास्क सिर्फ पहनने से, या अगर आप एक और मिसाल जैसे ले लें कि अगर आप किसी शख्स को ऐसे शख्स को मिलते हैं जिसने खुद मास्क पहना हुआ है और आपने नहीं पहना हुआ, तो आप हिचकिचाएंगे कि आप उससे हाथ मिलाएं या उससे मुसाफा हो। सो ये एक, मैंने जिस तरह कह रहे पहले कहा, द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, दिस इज अ स्टेटमेंट कि आपको ये एहसास है कि बाहर वबा है और बाहर वबा फैली हुई है। पाकिस्तान का शुमार अभी इस वक्त उन कंट्रीज़ में नहीं है जहां बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन हुई है। हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है और उन मुल्कों से सीखने की ज़रूरत है जहां पर ये नई लहर आई हुई है या जहां पर एहतियात की जा रही है। बिल्कुल ठीक है। तो मास्क पहनने, कैंपेन की तरफ आते हैं। अब कैंपेन में जी प्लीज़ जी प्लीज कमिश्नर साहब। जी मैंने कहा कैंपेन की तरफ आते हैं। अब आप ये कॉमन क्वेश्चंस ये होने चाहिए कि जी मास्क आप जो तकसीम कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, किन लोगों को कर रहे हैं, घर जाके क्यों दे रहे हैं। अगेन मैंने आपको एक बात की कि जो घर जाके मास्क देने की बात है, अगेन वो एक स्टेटमेंट है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा मास्क जब घरों में पहुंचे तो बुजुर्ग और बच्चे जो हैं वो उस लीफलेट को पढ़ें जो हमने उसके साथ बना के भेजा है, और अपने बड़ों को घर से निकलते वक्त टोकें कि प्लीज मास्क पहन के बाहर जाएं, क्योंकि हमें खत आया था कि उस खत में लिखा हुआ था कि आपने मास्क पहनना है। तो ये एक हमारी एफर्ट है अवेयरनेस को बढ़ाने की, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब सब लोग ये समझ रहे हैं कि अब तीसरी लहर ख़त्म हो गई है, अब तमाम चीज़ें खुल गई हैं, संडे की भी दुकानें खुल गई हैं, टाइमिंग्स भी मार्केट के बढ़ गए हैं, तो शायद कोरोना चला गया। नहीं, वी वॉन्ट टू टेल यू कि कोरोना नहीं गया। हमने एहतियात करनी है और हम सब ने मिल के ये इंश्योर करना है कि अब अगली लहर ना आए पाकिस्तान में, या खुदा न खास्ता दोबारा हमें लॉकडाउन ना करना पड़े। हम बार बार इस लॉकडाउन के मुताबिल नहीं हो सकते। बड़ी मुश्किल से इकोनॉमी चलती है, हमें सब कुछ बंद करके दोबारा फिर हम रिवर्स गियर में चले जाते हैं। तो हमें सबको कोशिश करना है कि हम एहतियात के साथ ये ज़िंदगी गुजारें, कभी कोई चीज़ हमें बंद ही ना करनी पड़े। और ये भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है जो हमें तमाम लोगों को रियलाइज़ कराना है कि इस दौरान में हमें अपने आप को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराना है। जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट कराएंगे उतनी जल्दी हम इन कंडीशन से, इन लॉकडाउन और या रिस्ट्रिक्शन टाइप कंडीशन से बाहर निकलेंगे या कोरोना वाली। ठीक है कमिश्नर साहब, हमने माजी में ये देखा कि जब आपने ईद उल फितर पर मास्क लाजमी करार दे दिया था, खासतौर पे आखिरी अशरे की बात कर ली जाए, तो लोगों ने लाहौर में मास्क लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे ही उस सख्ती को ख़त्म किया गया, आसानी कर दी गई या फिर नरमी कर दी गई कह लें, तो लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया। तो क्या सख्ती मुसलसल नहीं की जा सकती है, सिर्फ समझाया ही जा सकता है? की जा सकती है। देखिए पहली बात तो यह है, हुकूमत का काम सिर्फ सख्ती करना नहीं होता। हुकूमत ने अवेयरनेस भी देनी होती है, अफोर्डेबिलिटी भी इंश्योर करनी होती है, उसके बाद आपने अवेलेबिलिटी भी देखनी होती है। अगर मैं आज कह दूं कि जी कल से सब ने मास्क पहनना है और मार्केट में मास्क ही ना हो, तो फिर लोगों ने मास्क कहाँ से लेके पहनना है? तो ये तमाम जिम्मेदारियाँ हुकूमत की हैं, लेकिन एट द सेम टाइम देखें ये बहुत हार्श एक्शन है कि हम मास्क ना पहनने पर किसी के ऊपर FIR करें। थोड़ी सी याद दहानी आप कराते रहें, हम कराते रहेंगे, एक दूसरे की देखा देखी लोग याद रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा लंबा अमल नहीं है। तकरीबन 5-6 माह के अंदर हम तकरीबन तमाम अपनी वल्नरेबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में कामयाब हो जाएंगे और हमारे अंदर ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तब तक हमें ये एहतियात करनी है। आप एक बात और आप लोगों ने आपके मुशाहिदे में होगी कि पिछले साल जनवरी में अगर कहीं मार्केटों में किसी ने मास्क पहना होता था तो हम बड़ी उसी अजीब नज़रों से देखते थे कि ये कौन शख्स है जिसने मास्क पहना हुआ है, कहीं ये खुदा न खास्ता अपना चेहरा जानबूझ के तो नहीं छुपा रहा, कहीं ये चोरी तो नहीं करने आया, किसी गलत नीयत से तो नहीं फिर रहा यहाँ पर। आज अगर आपको मार्केट में कोई शख्स मास्क के बगैर नजर आए तो आप उसको अजीब नज़रों से देखते हैं कि यार कितना बेवकूफ़ आदमी है, देखो अपने आप को भी खतरे में डाला हुआ है और हमें भी डाला है। हमें इस मास्क को नॉर्म बनाना है। हमने इस कैंपेन का नाम भी नॉर्म रखा है, यानी कि हम चाहते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हम इसकी मुशाबहत करें कि ये नॉर्म बन गया मास्क पहनना, और जो नॉर्म है उसमें NORM इन चारों चीज़ों को हमने एसोसिएट किया है किसी न किसी चीज़ के साथ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कैंपेन हम चला रहे हैं ये लाहौर में बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट और जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उनकी मदद से चला रहे हैं। हमने कोई मास्क यहाँ पे सरकारी पैसों से नहीं खरीदा, मुखैर हजरात ने हमें ये मास्क कंट्रीब्यूट किए, बेतहाशा तादाद में हमारे पास मास्क अवेलेबल हैं। हमारी कैंपेन स्टार्ट हो रही है और भी हमारे पास पाइपलाइन के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ मास्क है जो हमें साथ साथ और मिलना शुरू हो जाएगा, या साथ साथ आएगा, हम तकसीम करते रहेंगे। एक बात तो ये कि इसके साथ कोई कॉस्ट एसोसिएटेड नहीं है। दूसरी जो बात है वो ये है कि हम इस मास्क के साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ मास्क नहीं दे रहे बल्कि एक छोटा सा लीफलेट है जिसके ऊपर हम आपको बता रहे हैं कि मास्क क्यों पहनना है, कब तक पहनना है, कब तक पहने रखना है।
बिल्कुल ठीक है, इसी के इसका साथ बुनियादी साथ हमने मकसद जो- अवेयरनेस ये है। जो बहुत था, शुक्रिया जिसको कमिश्नर साहब, थोड़ा- सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे। हुकूमत या इंतज़ामिया कोशिश ही कर सकती हैं और वो बिल्कुल। कोशिश कर रही हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी कोशिशों के ऊपर खुद कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे होते हैं। करते हैं। बिल्कुल हमजा, ये तो एक बात है ना, कमिश्नर लाहौर ने भी ये कहा है कि उन्होंने कहा हमारा जो कैंपेन ये हमने स्टार्ट की, इसका मकसद यही है कि एक स्टेटमेंट है मास्क कि लोग जो है एक दूसरे को देखा देखी मास्क पहने, ना कि ये कहे कि भाई अब खतरा खत्म हो गया तो हम जो है ईजी हो जाए। बिल्कुल ऐसा ऐसे नहीं है। करना है, आपने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है, मास्क पहने और अपने आप को वैक्सीनेट कराना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है और अभी पिछले दिनों एक नया गाना एक नौजवान ने रिलीज़ किया, दिल में बसा। वो जब हम लोगों ने सुना तो बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तान में टैलेंट है और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ओरिजिनल्स जो हैं वो भी सामने लाए जाएं, उन पर भी काम किया जाए। कवर्स तो बहुत होते हैं लेकिन ओरिजिनल्स पर जब काम हो रहा होता है तो फिर अच्छा भी लगता है कि अच्छा, कोशिश तो किसी की जानिब से की जा रही है। नौजवान सिंगर हैं अबीर हुसैन, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। पहले तो उनको वेलकम कहेंगे। अबीर, वेलकम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो ओरिजिनल आपने जो है ये गाना कब से तैयार कर रहे थे? कहीं आपका गाना भी कोरोना की वजह से लेट तो नहीं हुआ? कोरोना की वजह से नहीं, बेसिकली हम म्यूजिशियंस जितने भी लोग हैं, हम लोग गाने बनाते हैं लेकिन ये सोचे समझे बगैर कि मार्केट इसको कैसे करना है और इसकी वीडियो कैसे करनी है, इस सब का भी बजट होता है, ये सब जहन में नहीं होता। आर्टिस्ट जितने भी हैं वो सब ये सोचे समझे बगैर अपना आर्ट बना रहे होते हैं कहीं ना कहीं। सो वही ये गाना मैंने 3 साल पहले कंपोज किया था। अच्छा, खुद कंपोज किया था और इसके लिरिक्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त अली हसन ने लिखे थे। अच्छा, तो ये गाना 3 साल पहले बन चुका था और इसका ऑडियो भी 3 साल पहले फाइनल हो चुका। प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, वीडियो का जब सोचा कि यार गाना अच्छा बन गया, स्टूडेंट की जेब जो है वो साथ नहीं दे रही थी, ऐसा तो नहीं? एग्जैक्टली ऐसा कुछ था। सो फिर उसके बाद लगा कि इसकी वीडियो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, कुछ लोगों से डिस्कस किया। सो फिर उसके बाद आफ्टर 3 इयर्स हम लोगों ने फिर प्लान किया कि इसका अच्छा एक वीडियो होना चाहिए और फिर वो वीडियो फाइनली हमने किया। चलें, पहले तो आपसे ना ये गाना सुनते हैं कि जो आपने नया गाना जो है आपने अब 3 साल की मेहनत के बाद हम सब की समातों को जो है ये लुभा रहा है और हमें अब कैसा ऑडियंस को लगता है तो ऑडियंस ने फैसला करना है। हमें तो अच्छा लगा था ज़रा ये गाना जो है। बिल्कुल। पास
सपनों के गाँव में गुनगुनाऊं तेरा नाम, रहूं तेरी छाँव में, ओढ़ लूं लम्हों को जो तेरे साथ बिताए गए, बांध लूं खुद को तेरे दिल से, ना कोई फिर दूरी रहे। तू है बहते दरिया सा, मैं हूँ साहिल के जैसा, तेरा मेरा न हो संगम, भला होगा ये किस तरह। खामोशियाँ तेरी मुझे करती है और बेकरार, अब क्या कहूँ कैसे किया मैंने तेरा इंतजार, तेरा मेरा ये साथ जान जा, है खुदा का एक फैसला। दिल में बसा चेहरा तेरा, तू मेरे दिल की दुआ। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। अभी बहुत बहुत अच्छा आपने खुद कंपोज किया, बड़ी अच्छी कंपोजिशन है। इंस्पायर किससे हैं? इंस्पायर पाकिस्तान में वोकली तो मैं शफकत अमानत अली खान साहब से हूँ, अच्छा। काफ़ी उनको गाता भी रहा हूँ। बाकी कंपोज़र अगर बात की जाए तो कंपोजिशन के हवाले से इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, सलीम सुलेमान, तो इन लोगों से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ और इसी तरह की कॉम्पोजिशंस जो हैं वो मेरे माइंड में चलती हैं ज़्यादा। ठीक है, अच्छा अब ज़रा आप हमें हमने ये सुना है कि आप जुनून के भी बड़े फैन हैं, जुनून बैंड के बहुत सारे फ़ैन हैं, आप सुन रहे होंगे। साथ आप सजाद अली साहब को भी बहुत अच्छा गाते हैं। जी। जो आप दोनों में से कुछ भी गाना चाहें वो। बिल्कुल बिल्कुल मैं जुनून का ही गाना गाता हूँ। ठीक है। Sayoni, Sayoni, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं। Sayoni, oh Sayoni, क्या बशर की बेसा क्या बशर की बेसा क्या बशर की बेसा आज है कल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं। सयोनी, सयोनी, क्या बात है, जुनून तो आपने बड़े जुनून के साथ जुनून के साथ ही गाया है। अच्छा ये बताएं, ये वो बड़ा सॉफ्ट सा गाना था, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्लासिकल में भी कोई इंटरेस्ट है वैसे? बिल्कुल क्लासिकल में क्योंकि शफकत अमानत अली साहब की आपने बात की थी। एक्चुअली हम लोग क्लासिकल को बड़ा मिसजज करते हैं। हम लोग कहते हैं कि क्लासिकल गायकी कोई भी शफकत अमानत अली खान साहब का सॉन्ग या राहत फ़तेह अली खान साहब का सॉन्ग हम कहते हैं क्लासिकल सिंगिंग है। बेसिकली क्लासिकल सिंगिंग तो ख्याल सिंगिंग है, बहुत मुश्किल गायकी है। सो मैं क्लासिकल का रुझान तो उतना नहीं है, लेकिन हाँ सेमी क्लासिकल गज़ल गायकी और जिस तरह से एक नीम क्लासिकली शफकत साहब गाते हैं या सजाद अली साहब गाते हैं, इस तरह का बहुत शौक़ है और गाते भी आए हैं काफ़ी देर से। अच्छा, तो आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि चूँकि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, साथ साथ जॉब भी कर रहा हूँ। अच्छा। बिल्कुल, और साथ साथ ये कैरी किए हुए हूँ म्यूज़िक। सो ये है कि साथ साथ इंशाल्लाह कंटिन्यू रखना है।
तो जहाँ कोई बड़ा हिट मिल जाएगा तो इंशाल्लाह फिर इसी को फर्दर कंटिन्यू रखेंगे। सब कुछ समुंदर पार से भी कुछ उम्मीदें लगी हुई हैं आपको? समंदर पार से एक प्रोजेक्ट बेसिकली चल रहा है, इन प्रोसेस है। Z5 का एक प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए OST मैंने किया है अभी। अच्छा। तो हाँ जी, वो अभी आना है, पाकिस्तान से प्रोजेक्ट गया है Z5 के लिए। सो होप फॉर द बेस्ट के अभी। चलें जी, गुड लक आपको अमीर, बहुत शुक्रिया। आप सबसे मेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने, टैलेंट मौजूद है और ये टैलेंट जो है हम आपको दिखाते भी रहते हैं और आप लोग भी अप्रिशिएट किया करें टैलेंट को। चलिए, हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ है खत्म और हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।